मैं सर्वनाश यानी अपॉक्लिप्स से एक दिन पहले फिर से जन्मा था। लेकिन मैंने ना तो कोई राशन जमा किया और ना ही खुद को घर में बंद किया। इसके बजाय मैं तुरंत प्राचीन वस्तुओं के बाजार यानी एंटीक मार्केट की ओर दौड़ पड़ा और अपने माता पिता की पूरी विरासत एक ऐसी नकली सी दिखने वाली प्राचीन वस्तु खरीदने में खर्च कर दी जिसे बाकी लोग मजाक समझ रहे थे। दूसरों की नज़र में मैं पूरी तरह बेवकूफ़ लग रहा था, लेकिन मुझे किसी से बेहतर पता था कि मैंने क्या खरीदा है। असली चीज़ वो प्राचीन वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके अंदर छुपा हुआ वो पुराना सिक्का था। दूसरों के लिए वो सिक्का बेकार था, लेकिन मेरे लिए वही असली चाबी थी। वो चाबी जो मेरे परिवार से विरासत में मिले मिट्टी के कटोरे यानी बर्तन को जागृत कर सकती थी और उसे एक साधारण कटोरे से एक असली खजाने के पात्र में बदल सकती थी। जैसे ही वो अपने असली मालिक को पहचान लेता, वो मुझे एक ऐसा निजी स्थान देता जो लगातार फैल सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई थी। जैसे ही मुझे वो खजाने का पात्र मिला, मेरे दोस्तों ने उसे मुझसे छीन लिया। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया और मैं गहरे पछतावे और गुस्से के साथ मर गया। एक ऐसी कड़वाहट जिसे मौत भी मिटा नहीं पाई थी। अब बैल्कनी पर खड़ा ठंडी हवा मुझे उस भयानक तबाही की यादों में फिर से डुबो रही थी। इस बार मुझे 3 महीने पहले से ही तैयारी करनी होगी। 10 महीने बाद विशेष स्तर, एक सोलर तूफान फूट पड़ा। मांस खाने वाले कीड़ों के झुंडों ने सब कुछ तबाह कर दिया। सैटेलाइट आसमान से गिर गए और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेकार हो गए। उसके तुरंत बाद सूरज कमजोर पड़ने लगा और दुनिया का तापमान 50 डिग्री से भी नीचे गिर गया। बर्फीले तूफानों ने पूरे शहर को बर्फ के एक ठोस टुकड़े में बदल दिया और लगभग सभी जीव ठंड से मर गए। बर्फ के नीचे मैं अपने घर लौटा और तिजोरी खोली। उसके अंदर एक बहुत ही साधारण दिखने वाला कटोरा रखा था। वो डेंट पड़ा हुआ और टेढ़ा मेढ़ा था। वो बिल्कुल भी किसी खजाने जैसा नहीं लगता था, जरा भी नहीं। लेकिन मेरे पिता की वसीयत में इसका खास तौर पर जिक्र किया गया था। उस समय मैंने सोचा था कि शायद मेरे पिता का दिमाग खराब हो गया है। केवल अपनी पिछली जिंदगी में जब मैंने इसे सक्रिय किया, तब मुझे समझ आया कि ये सच में एक खजाने का पात्र था और इसे जगाने के लिए एक खास चाबी की जरूरत थी। वही पुराना सिक्का जिस पर एक बेहद अनोखा निशान बना हुआ था। मैंने उस सिक्के को अपनी पिछली जिंदगी में शहर के दक्षिण वाले एंटीक बाजार में पहले ही देख लिया था। इस बार मैं इंतजार करने वाला नहीं था। हर एक सेकंड कीमती था। जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर। मैंने अपना बैग उठाया, उसमें वो कटोरा रखा और सीधे ओपस मार्केट की ओर गाड़ी चला दी। सुबह सुबह एंटीक बाजार का इलाका सैकड़ों दुकानों और भीड़-भाड़ के शोर से भरा हुआ था। मुझे सब कुछ बहुत साफ साफ याद था। अपनी पिछली जिंदगी में यहीं पर मैं और जोजान ने वो सिक्का एक साथ पाया था। लेकिन यहाँ पुरानी सिक्कों की कमी नहीं थी। नकली और असली सब एक साथ मिले हुए थे। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता था, हर एक दुकान को एक एक करके खंगालना। मैंने 2 घंटे तक खोजा, लेकिन उस खास निशान वाला सिक्का नहीं मिला। पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि ये बाजार केवल वीकेंड की सुबह ही लगता है और हर बार विक्रेता भी अलग अलग होते हैं। मेरा दिल घबरा गया। अगर आज वो सिक्का नहीं मिला तो मुझे अगले वीकेंड तक इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मेरा जो समय का फायदा था, जो मुझे पुनर्जन्म की वजह से मिला था, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगा। जब मैंने देखा कि लोग अपनी अपनी दुकानें समेटने लगे हैं, तो मुझे अपनी बेचैनी को दबाकर खोज जारी रखनी पड़ी। मेरे हाथ लगातार सिक्कों को पलट रहे थे। उनकी खनखनाहट गूंज रही थी और मेरी नजर एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं भटक रही थी। एक पल के लिए भी नहीं। अचानक पीछे से किसी ने मुझे पुकारा। वो आवाज सुनते ही मेरा खून जम गया। मैंने भौहें सिकोड़ ली और एक ठंडी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। इस आवाज को मैं मरने के बाद भी नहीं भूल सकता था। सोएन। हम खुद को भाई कहते थे। कॉलेज से लेकर हाई स्कूल तक हम साथ रहे। हमने 8 साल तक प्रलय यानी अपॉक्लिप्स में साथ साथ जीवित रहने की लड़ाई लड़ी और आखिर में उसी ने मुझे धोखा दे दिया। उस कमीने को देखते ही मेरा उसे मार देने का मन हुआ, लेकिन मैंने अपने उस खतरनाक इरादे को दबा लिया और शांत होने का नाटक करते हुए मुड़ा। जोजान, तुम यहां क्या कर रहे हो? जोजान एक महंगे सूट में चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान लिए मेरे पास आया। ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये पढ़ाकू भी अब एंटीक खरीदने आया है। उसने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी पिछली जिंदगी में भी वो पहले से ही मुझे नीची नजरों से देखता था। मैंने खुद को बचाने के लिए बेपरवाह अंदाज में जवाब दिया। सुना था कि यहां अच्छा माहौल होता है, इसलिए वीकेंड पर बस देखने चला आया। मैं अभी हल्का सा हंसी रहा था कि थोड़ी दूर पर अचानक झगड़ा शुरू हो गया।
मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा और देखा कि करीब 20 साल का एक युवक सबके सामने खड़ा था। वो गुस्से में चिल्ला रहा था और अपने हाथ में एक पुराना सिक्का लहरा रहा था। अरे बूढ़े ठग, कल मैंने इस सिक्के की जांच करवाई और पता चला कि ये सिर्फ एक सस्ती आधुनिक नकली चीज है और तुमने इसे मुझे 1 लाख में बेचने की हिम्मत की। आज ही मेरे पैसे वापस करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उस स्टॉल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था। वो आदमी साधारण कपड़ों में था। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। मैं कसम खाता हूं, ये हमारे परिवार की विरासत है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। आसपास खड़े तमाशाबीन लोग दिलचस्पी से ये नज़ारा देख रहे थे। सोएन मेरे पास आया और धीरे से फुसफुसाया, इस तरह के झगड़े यहां अक्सर होते रहते हैं। नियमों के अनुसार एक बार सामान बिक गया तो वापस नहीं लिया जाता। पहले के समय में ऐसे आदमी को अब तक पीट दिया जाता। फिर उसने नियम का हवाला देते हुए कहा, एंटीक की दुनिया में एक ही नियम है, अगर तुम नकली चीज खरीदते हो तो ये तुम्हारी गलती है और वही तुम्हारे लिए सबक बन जाती है। लेकिन उसी पल जब मैंने उस पुराने सिक्के को साफ साफ देखा, मेरी आंखें चमक उठीं। वही था, वही खास निशान जो खजाने वाले बर्तन को खोल सकता था। मैंने गहरी सांस ली और जानबूझकर बेपरवाह लहजे में एक कदम आगे बढ़ा। दोस्त, जरा मुझे ये सिक्का दिखाओ, मैं थोड़े दुर्लभ सिक्के इकट्ठा करता हूं। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं इसे तुमसे खरीद सकता हूं। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे। ये लड़का बेवकूफ है, साफ दिख रहा है कि ये नकली है, फिर भी इसे खरीदना चाहता है। वो युवक ये सुनकर कि कोई उसकी चीज खरीदना चाहता है, खुशी से उसकी आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत वो सिक्का मेरे हाथ में थमा दिया। सिक्के का रंग बहुत ज्यादा नया लग रहा था। उस पर अजीब से प्रतीक उकेरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे तांबे की एक प्लेट पर बिजली से नक्काशी की गई हो। कोई भी सामान्य इंसान इसे देखते ही खारिज कर देता, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता था। मेरे बैग के अंदर रखा खजाने वाला बर्तन हल्का सा गर्म होने लगा। मैं गलत नहीं था। मेरे लिए ये कोई साधारण सिक्का नहीं था, ये मेरी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद थी। मैंने सिर उठाकर पूछा, कितने में दोगे? दुआओं ने मेरे कपड़ों को ऊपर से नीचे तक देखा और ठंडे स्वर में बोला, 1,50,000 रुपए, और ये तुम्हारी हो जाएगी। कुछ ही पल पहले वो अपने पैसे वापस मांग रहा था और अब उसी समय उसने कीमत बढ़ा दी थी। आसपास खड़े लोगों ने ये देखकर हैरानी से आंखें घुमा ली। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, 50,000। दुआओं का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने झटके से सिक्का मेरे हाथ से छीन लिया और गुस्से में बोला, मैंने इसे 1 लाख में खरीदा है, तो मजाक कर रहे हो क्या? मैंने कोई बहस नहीं की, मैं बस मुड़ा और वहां से जाने लगा। मेरी योजना साफ थी। ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं। जितना मैं बेपरवाह दिखूंगा, उतना ही उसे डर लगेगा कि कहीं मैं सच में चला ना जाऊं। मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे रोकने के लिए पीछे आएगा। और सच में, मैंने अभी कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि स्टॉल के बूढ़े मालिक ने मुझे आवाज दी, युवक, क्या तुम्हें ऐसे ही सिक्कों में दिलचस्पी है? मेरे पास बिल्कुल वैसा ही एक और सिक्का है, मैं तुम्हें 80,000 में दे सकता हूं। बूढ़े आदमी ने कपड़े का एक छोटा सा थैला निकाला और उसे खोल दिया। उसके अंदर बिल्कुल वैसा ही एक और सिक्का था, जिस पर वही खास निशान बना हुआ था। अंदर ही अंदर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। मेरे बैग में रखा खजाने वाला बर्तन भी बिल्कुल उसी तरह प्रतिक्रिया दे रहा था। इसका मतलब था, ऐसे सिक्के सिर्फ भीख नहीं बल्कि कई थे। मैंने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं ये वाला ले लेता हूँ। मैंने तुरंत उसे पैसे ट्रांसफर कर दिए। पास खड़ा दुआऊ हमें घूर कर देख रहा था। जितना ज्यादा वो देख रहा था, उतना ही उसे ये सब संदिग्ध लगने लगा। उसने अपने सिक्के को कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। क्या सच में उस सिक्के में कोई रहस्य छिपा था? मैंने उसकी नजरों को भांप लिया। मैंने उसके चेहरे के भाव को पढ़ लिया था। मुझे पता था कि उसे अब शक होने लगा है। मुझे हर हाल में दूसरी सिक्का भी हासिल करनी थी। जितना ज्यादा समय बीतता, उतनी ही संभावना थी कि हालात बिगड़ जाएं। मैंने जल्दी से पैसे दिए, थैला उठाया और तुरंत वहां से निकल पड़ा। जैसा कि मैंने सोचा था, दुआ बेचैन हो गया और दौड़कर मुझे रोक लिया। अरे हैंडसम, मेरी वाली भी नहीं लोगे? कुछ देर तक मोलभाव, बार्गेनिंग करने के बाद आखिरकार हमने 80,000 रुपए में सौदा तय कर लिया। मेरे पास खड़ा जोजान ऐसा मुंह बना रहा था जैसे उसने कोई खट्टा नींबू चबा लिया हो। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था। घर पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और पर्दे खींच दिए ताकि बाहर से कोई आवाज़ या रोशनी अंदर ना आ सके। खजाने वाले बर्तन को सक्रिय एक्टिवेट करना बहुत शोर पैदा करता था। मैंने उस बर्तन को, जो पहले से थोड़ा गर्म हो चुका था, मेज़ पर रखा और पहली सिक्का उसमें डाल दी। अगले ही पल बर्तन तेजी से कांपने लगा और उससे चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकलने लगी।
उस पर जमी हुई गंदगी और जंग की परतें धीरे धीरे झड़ने लगीं और उसकी असली चमकदार शक्ल सामने आने लगी। अचानक वो सिक्का सुनहरी रोशनी की एक धारा में बदल गया और सीधा मेरे माथे में समा गया। मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकी और एक कंट्रोल पैनल दिखाई देने लगा। खजाने का बर्तन, ट्रेजर वेसल, स्टोरेज स्पेस 9 घन मीटर, 9 मीटर क्यूब, अपग्रेड के लिए धन अंक, वेल्थ पॉइंट्स 1000। वो सच में मौजूद था। मैं अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया। 9 घन मीटर का मतलब था एक छोटे गोदाम, वेयरहाउस जितनी जगह। जीवित प्राणियों को छोड़कर मैं उसमें जो भी चीज रखता उसे बाद में आसानी से इस्तेमाल कर सकता था। और उस जगह के अंदर समय पूरी तरह से रुका हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस जगह को सोना, चांदी और गहनों से अपग्रेड किया जा सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इस जगह को बड़ा करने के लिए सोने का इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रलय यानी अपोकलिप्स के दूसरे साल तक सारा सोना बर्फ के नीचे दब चुका था। मैं पहला अपग्रेड लेवल भी पूरा नहीं कर पाया था। मैंने दूसरी सिक्का की ओर देखा। उसमें एक अतिरिक्त क्षमता यानी एक्स्ट्रा एबिलिटी थी। मैंने सिक्के को अपने माथे से लगाया। मेरा माथा गर्म हो गया और अगले ही पल वो सिक्का गायब हो गई। कंट्रोल पैनल एक पल के लिए धुंधला पड़ा, फिर दोबारा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका डेटा बदल चुका था। खजाने का बर्तन यानी ट्रेजर वेसल, स्टोरेज स्पेस 9 घन मीटर, ऑब्जेक्ट कॉपी 3 बार, अपग्रेड के लिए धन अंक यानी वेल्थ पॉइंट्स 10,000। अब इसमें एक नई क्षमता जुड़ गई थी, चीजों की नकल यानी कॉपी करने की शक्ति। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मैं अपने कमरे में गया और अपने पिता द्वारा छोड़े गए 5 सोने के बिस्किट यानी गोल्ड बार्स बाहर निकाले। मैंने उन्हें अपने हाथ में पकड़ा और मन ही मन आदेश दिया, कॉपी करो। अचानक एक सुनहरी चमक फूटी और फर्श पर धातु की टनटनाहट की आवाज गूंजी। मेरे सामने बिल्कुल वैसे ही 5 और सोने के बिस्किट प्रकट हो गए। उनका आकार, वजन और स्पर्श सब कुछ बिल्कुल असली जैसा था, एकदम परफेक्ट कॉपी। मैंने फिर से कंट्रोल पैनल की ओर देखा। कॉपी की संख्या 3 से घटकर 2 रह गई थी। इसका मतलब था कि ये क्षमता अनंत यानी इन्फिनिट नहीं थी। बाजार में ये 5 सोने के बिस्किट आसानी से 10 लाख रुपए में बिक सकते थे। मेरे हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। मैंने अभी अभी लगभग कुछ भी नहीं से 10 लाख से ज्यादा कमा लिए थे। ये क्षमता सच में एक असली चीट थी, जैसे किसी गेम में अचानक भगवान जैसी ताकत मिल जाए। मैंने उस कॉपी किए गए सोने के बिस्किट का इस्तेमाल करके स्पेस को अपग्रेड करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल पैनल पर लाल रंग में एक चेतावनी दिखाई दी। कॉपी किए गए वस्तुओं का उपयोग अपग्रेड के लिए नहीं किया जा सकता। शॉर्टकट ढूंढने की मेरी कोशिश एकदम ठंडी पड़ गई। आखिरकार मुझे मजबूर होकर 2 असली सोने के बिस्किट अपग्रेड के लिए इस्तेमाल करने पड़े। जैसे ही मैंने ऐसा किया, स्क्रीन पर नंबर बदल गए और पैनल अपडेट हो गया। स्टोरेज स्पेस 72 घन मीटर, अपग्रेड के लिए धन अंक 2000, ऑब्जेक्ट कॉपी 2 बार, अगले अपग्रेड के लिए धन अंक 10,000। कीमत 2 गुनी हो गई थी, स्टोरेज का आकार 8 गुना बढ़ गया था और अपग्रेड की लागत भी काफी बढ़ गई थी। 2 सोने के बिस्किट लगभग लाखों रुपए बस ऐसे ही गायब हो गए। अगर ये सब 3 साल पहले हुआ होता तो मैं शायद अपग्रेड बटन को छूने की भी हिम्मत नहीं करता। मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी और उन्होंने मेरे लिए एक मुआवजा, कॉम्पेंसेशन और ये खजाने का बर्तन छोड़ दिया था। घर और कुछ सोने के बिस्किट के अलावा मेरे पास लगभग 14,500 रुपये नकद भी थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि प्रलय के दौरान ये रकम बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं होगी। मैंने तुरंत कई रियल एस्टेट एजेंटों के नंबर ढूंढे और एक एक करके कॉल करना शुरू कर दिया। पहला कदम, घर बेचना। मेरा घर शहर के केंद्र के पास था, लोकेशन बहुत अच्छी थी, 128 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल। उस समय प्रति वर्ग मीटर की कीमत पहले ही 80,000 रुपये तक पहुंच चुकी थी। शांति के समय में ये एक बहुत सुरक्षित निवेश माना जाता था, लेकिन प्रलय के दौरान वो भयानक ठंड दक्षिण के घरों को एक खतरनाक लोहे के पिंजरे में बदल देगी। वे बहुत जल्दी अपनी गर्मी खो देते हैं और ठंड से अच्छी तरह सुरक्षा नहीं कर पाते। मैंने ये सब अपनी पिछली जिंदगी में अपनी आंखों से देखा था, जब ठंड की वो भयानक लहर आई थी। जब ठंड की वो लहर आई थी तो दक्षिण के शहरों में हर 10 में से 8 या 9 लोग -50 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने पर ठंड से मर गए थे। लोहे से मजबूत बनाया गया कंक्रीट भी जमकर 1-2 साल में फटने लगा था। कई ऊंची ऊंची इमारतें झुक गईं और आखिरकार ढह गईं। मैंने घर बेचने के लिए केवल 2 शर्तें रखीं, तेज बिक्री और पूरा भुगतान एक साथ। कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। मेरे पास इंतजार करने का समय नहीं था। दूसरा कदम, पैसे को सोने के बिस्किट में बदलना। मेरी योजना साफ थी,
मैं अपनी सारी नकदी को सोने के बिस्किट में बदलूंगा, फिर कॉपी करने की क्षमता से उनकी नकल बनाऊंगा। उसके बाद मैं नकली कॉपी किए गए बिस्किट बैंक को बेच दूंगा और असली बिस्किट का इस्तेमाल खजाने वाले बर्तन की जगह को अपग्रेड करने के लिए करूंगा। घर को बिक्री के लिए लगाने के बाद मैं एक गिरवी की दुकान पॉन शॉप पर गया और 5 कॉपी किए गए सोने के बिस्किट बेच दिए। मेरे बैंक कार्ड में लगभग 1,50,000 रुपये और बढ़ गए। खाते में इतना पैसा देखकर मुझे थोड़ा सुकून महसूस हुआ, लेकिन मैं जानता था प्रलय के समय पैसा सिर्फ कागज का एक बेकार टुकड़ा बन जाता है। सबसे ज्यादा कीमत होती है सोने की, वही असली मजबूत मुद्रा है। जब सब काम खत्म हुआ तब तक रात हो चुकी थी। मैंने ग्रिल्ड मछली खाई और घर लौटकर अपना ट्रेनिंग प्लान बनाने बैठ गया। प्रलय के दौरान सबसे पहले वही लोग गिरते हैं, बुजुर्ग, कमजोर और बीमार लोग, जिनकी शारीरिक क्षमता कम होती है। ये बस समय की बात होती है कि वे कब हार मान ले। अगर मुझे जिंदा रहना था तो मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा, ताकि मैं मुश्किल हालात सह सकूं, ताकि मैं तेज दौड़ सकूं, ताकि आखिर तक टिक सकूं। मैं जैसे ही अपना ट्रेनिंग प्लान लिखकर खत्म करने वाला था, तभी मेरा फोन अचानक बज उठा। ये मेरे हाई स्कूल के ग्रुप चैट का मैसेज था। मैसेज भेजने वाला था आल जैन। दोस्तों, कल शाम फ्री हो? क्लब ग्वाजाओ में मिलते हैं। चाहे मुझे कई महीनों की सैलरी ही क्यों ना खर्च करनी पड़े, मैं तुम्हें एक अच्छा डिनर जरूर देना चाहता हूं। इन 2 लाइनों को देखते ही मुझे अपनी पिछली जिंदगी की कई बातें याद आ गईं। भले ही जैन और मैं एक ही क्लास में थे, लेकिन हमारा रिश्ता हमेशा सतही यानी सरफेस लेवल ही रहा था। हमारी नज़दीकी मेरे पिता की मृत्यु के बाद बढ़ी थी। जब मुझे बड़ी मुआवजा राशि मिली और मैं मानसिक रूप से टूट चुका था, तब वो अचानक बहुत ज़्यादा परवाह करने लगा था। वो बार बार मुझे बाहर ले जाता था ताकि मेरा ध्यान भटक सके और मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर सकूं। लेकिन हर बार बाहर जाने पर आखिर में वही शिकायत करता था कि वो पैसे से तंग है और हमेशा बिल मुझे ही भरना पड़ता था। अब सोचता हूं तो साफ लगता है, वो मुझे अपने एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। आज का ये डिनर भी उसी का हिस्सा था। वो मुझे और ज़्यादा पैसे खर्च करवाने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, ठीक है, पहले थोड़ा इंटरेस्ट वसूल लेता हूँ। अगले दिन हमेशा की तरह ट्रेनिंग के बाद मैंने एक प्रावधान यानी प्रोविजन लिस्ट बनाई। अत्यधिक ठंड वाले प्रलय के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। अपनी पिछली ज़िंदगी के अनुभव के आधार पर मैंने जो भी याद आया सब लिख लिया। दोपहर में मैंने 1,000 वर्ग मीटर का एक गोदाम यानी वेयरहाउस 60,000 रुपये में किराए पर ले लिया। प्रतिमाह, ये गोदाम मेरा ढाल और अस्थाई बेस बनने वाला था। सामान पहले वहीं स्टोर किया जाएगा और जब कोई नहीं देखेगा तो मैं उसे अपने स्पेस में ट्रांसफ़र कर दूंगा। घर में चीज़ें ले जाना भी पड़ोसियों का ध्यान खींच सकता था, इसलिए गोदाम ज़्यादा सुरक्षित विकल्प था। उसके अंदर एक छोटा कमरा भी था। मैंने तय किया कि कुछ दिनों में मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगा। प्रावधानों की तैयारी अच्छी तरह आगे बढ़ रही थी और शाम भी हो चुकी थी। ग्रुप चैट में जोजान लगातार मुझे बाहर आने के लिए दबाव डाल रहा था। मैंने जानबूझकर समय खींचा और लगभग रात 8 बजे ही घर से निकला। गुआचाओ क्लब के एक प्राइवेट रूम में जोजान और कुछ लोग पहले से ही लगभग नशे में थे। मुझे अंदर आते देख एक लड़की की आंखें चमक उठी और वो तुरंत मेरे पास आ गई। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए और बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? बहुत दिनों बाद मिले हैं, क्या तुमने मुझे याद किया? उसकी त्वचा गोरी थी और आवाज़ मीठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बनावटी भावनात्मकता थी। मुझे अच्छी तरह पता था वो सबको ऐसे ही फंसाती थी। मेरी पिछली जिंदगी में प्रलय के समय वो मुझसे भी बेहतर तरीके से बच निकली थी। सोइन हल्की मुस्कान के साथ बोला, दोस्तों, आज रात मैंने आपके लिए एक ऐसा शो तैयार किया है जो आपकी आंखें खोल देगा। कुछ ही देर में 4 खूबसूरत लड़कियां अंदर आईं, चमक दमक से भरी हुईं। मैंने मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ सोचा, सिर्फ दिखावा और बेकार खेल। मैंने मेज़ पर रखी शराब की तरफ एक नज़र डाली। ये सब मिलाकर कम से कम 10,000 से 20,000 रुपए का खर्च था। अब देखते हैं वो इसे कैसे संभालता है। जोजान मुझे देखकर मुस्कुराया। अरे यार, मैंने ये लड़कियां तुम्हारे और सबके लिए बुलवाई हैं। उसने हंसते हुए कहा, भाई, मुझे अपना भाई समझो। मैंने अभी अपना गिलास छुआ भी नहीं था कि मैंने शांत स्वर में कहा, मैं बीमार हूं, मैंने सिफेलोस्पूरिन दवा ली है, इसलिए मैं शराब नहीं पी सकता। आप लोग बिना मेरे पी लो। वे लोग ज्यादा जोर नहीं डाल पाए और पीना जारी रखा। रात 1 बजे तक टेबल खाली बोतलों से भर चुकी थी। मेरे अलावा तीनों लोग पूरी तरह नशे में थे। टांगियां मुनखड़ाते हुए घर जाना चाहता था। जोजान ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। मैंने हल्का सा सिर हिला दिया। जब बिल पे करने का समय आया तो वेटर बिल लेकर आया। आज का कुल बिल 38,000 रुपये है।
कमरा अचानक शांत हो गया। तीनों लोगों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। मैंने एक भौं उठाई। मुझे क्यों देख रहे हो? जोजान ने हंसते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि ये तुम्हारी तरफ से है। वो अपनी जेबें टटोलने लगा, फिर फोन निकाला। अचानक वो घबरा कर हंस पड़ा। अरे, मेरा फोन तो बंद हो गया है। उसकी नजर अब सीधे मेरी तरफ थी। अपनी पिछली जिंदगी में मैं बिना कुछ बोले हमेशा बिल भर देता था, लेकिन अब ये सब मुझे बेहद बेवकूफ़ी लग रहा था। मैंने वेटर से शांत स्वर में कहा, इन्हें चार्जर दीजिए। वेटर ने लोगों की तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली और चला गया। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। वेनली और टांग्याओ हैरान थे। उन्हें उम्मीद थी कि मैं हमेशा की तरह बिल भर दूंगा। जोजान का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कान बनाई। यारगू, आज तुम ही पे कर दो, अगली बार मैं दूंगा, ठीक है? लेकिन इस बार मैं शांत रहा। मैंने उसकी बात को सीधे काट दिया। माफ करना, लेकिन आज रात आपको ही हमें इनवाइट करने के लिए कहा गया था। आपने खुद कहा था कि आप सबको ट्रीट देंगे। अब ये मत कहिए कि आप बिना पैसे के लोगों को बुला लेते हैं। जोजान की मुस्कान वहीं जम गई। उसका पूरा आत्मविश्वास टूटने लगा और उसने दांत भींच लिए। बस करो ज़ेनकू, मैं आपसे विनती करता हूं, पहले आप बिल पे कर दीजिए, बाकी बाद में देख लेंगे। मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। तो इसका मतलब आप सच में बिना पैसे के आए हैं? उसकी इज्जत पूरी तरह कुचल गई। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। किसी तरह उसने कहा, ठीक है, फिर बिल बांट लेते हैं। ये बात दूसरे लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक लड़की गुस्से में बोली, बाहर घूमने आते हो और अब मुझे भी पैसे देने पड़ेंगे? दूसरा व्यक्ति भी भौएं चढ़ा रहा था। जोजान मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे वो मुझे मार देना चाहता हो, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने केवल अपने लेमिनेट के 30 युआन चुकाए। जोजान की आंखें फैल गईं। तुमने कहा था कि सब शेयर करेंगे। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया। हाँ सही है, हर कोई अपना हिस्सा देगा। आज मैंने सिर्फ एक लेमिनेट पिया है। अगर आपको शक है तो सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। पेमेंट करने के बाद मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। तीनों लोग वहीं स्तब्ध खड़े रह गए। वेटर ने पीछे से कहा, अभी भी 37,970 युआन बाकी हैं, कृपया भुगतान करें। मैं क्लब से बाहर निकल आया। मुझे अंदर से पूरी तरह हल्कापन महसूस हुआ, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। घर जाते समय मैंने मन ही मन सोचा, कल से मैं इस कर्ज को कई गुना वापस लूंगा। और हमेशा की तरह मैं अपनी ट्रेनिंग जारी रखने लगा। नाश्ते के बाद मुझे रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आया। मिस्टर गो, एक ग्राहक है जो घर देखना चाहता है, आपको कब सुविधा होगी? मैं थोड़ा हैरान हुआ, इतनी जल्दी? मैंने शांत स्वर में कहा, मैं अभी फ्री हूं, उसे आने दो। लगभग 10 मिनट बाद डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। एक अधेड़ उम्र का आदमी कोट पहने हुए अंदर आया। उसके पीछे खूबसूरत एजेंट शेनकान भी थी। शेनकान अपनी बातों से घर की खूबियों का लगातार बखान कर रही थी। मैं चुपचाप किनारे खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। घर देखने के बाद उस आदमी ने तुरंत फैसला कर लिया। उसने खुशी से कहा, मैं इसे 94,50,000 में खरीदता हूँ। ये सब बेहद तेज़ी से हो गया था, लगभग अविश्वसनीय। मैंने दोनों के जाने का इंतज़ार किया। तभी मैंने देखा कि वो आदमी शेनकान के साथ कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत समझ गया, इसी वजह से सौदा इतनी जल्दी हो गया था। मेरे फ़ोन पर बैंक नोटिफिकेशन की आवाज़ आई, जैसे किसी रेस की शुरुआत में गोली चलती है। 94,50,000 युआन ट्रांसफ़र हो चुके थे। मैंने स्क्रीन को बिना किसी भाव के देखा। फिर मैंने कार की चाबी उठाई और सीधे शहर के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़ा। अपनी पिछली ज़िंदगी में मैंने प्रलय के 8 साल तक संघर्ष किया था। मैंने बहुत सारे लोगों को पैसों से भरे बैग पकड़कर बैठे देखा था, लेकिन वे उससे एक रोटी तक नहीं खरीद पाए थे। पैसे की असली कीमत तभी होती है जब वो सर्वाइवल कैपिटल में बदल जाए। कार शहर से बाहर की ओर बढ़ रही थी। ये शहर का मशहूर लग्जरी रेजिडेंशियल इलाका यून था, लेकिन जिस जगह मैं जा रहा था वो शहर के बाहरी हिस्से में एक पहाड़ी ढलान पर था, जिसे अभी पूरी तरह डेवलप नहीं किया गया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सड़कें और ज़्यादा सुनसान होती गईं। आखिर में सिर्फ एक घुमावदार कंक्रीट की सड़क रह गई। और मुझे यही अकेलापन पसंद था। जब दुनिया का अंत आएगा तो भीड़ सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। सिर्फ अकेलापन ही ज़्यादातर समस्याओं से बचने का रास्ता है। आगे चलकर एक 3 मंजिला सफ़ेद धूसर विला पहाड़ी पर अकेला खड़ा था। एक तरफ पहाड़ से सटा हुआ और दूसरी तरफ एक छोटे कृत्रिम झील की ओर खुला हुआ। उसकी लोकेशन पूरी तरह साफ थी। न बर्फीले तूफान में रास्ता बंद होने का डर और न ही बर्फ पिघलने पर बाढ़ का खतरा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस विला में एक बहुत बड़ा अलग से बना हुआ बेसमेंट था। ये ठंडी प्रलय के लिए एक परफेक्ट कस्टम डिज़ाइन किया हुआ शरणस्थल था। इसका मालिक लगभग 50 साल का एक आदमी था, जिसका नाम सैम था और उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ था। वो काफ़ी चिंतित लग रहा था।
मैं अगले हफ्ते अपने पूरे परिवार के साथ देश छोड़ रहा हूँ। सारे कागजात पूरे हो चुके हैं, बस पैसे का इंतजार है। उसने जल्दी में कहा। मिस्टर गू, अगर आप पूरा भुगतान एक साथ कर सकते हैं तो मैं कीमत और 5% कम कर दूंगा। मुझे जल्दी बेचना है, मैंने एजेंट भी नहीं रखा, खुद ही ऑनलाइन पोस्ट किया है। मैं अंदर विला में दाखिल हुआ और एक नज़र डाली। मैंने एक तेज नज़र अंदर डाली। वो घर कच्चे निर्माण में था, जिससे मुझे तोड़फोड़ का काम नहीं करना पड़ेगा और रेनोवेशन आसान हो जाएगा। मैं सीधे बेसमेंट के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। एक तेज ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। 200 वर्ग मीटर का बेसमेंट, 4 मीटर ऊंची छतें, स्वतंत्र वेंटिलेशन सिस्टम और बगीचे में एक चट्टान के पीछे छिपा हुआ आपातकालीन निकास। परफेक्ट। मैंने तुरंत कहा, मैं इसे लेता हूं। कैश पेमेंट, आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। सैम की आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना निर्णायक खरीदार मिलेगा। उसका घर लगभग 6 महीने से बिक नहीं रहा था, क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत अलग थलग थी और कम लोग देखने आते थे। लेकिन अब दोनों पक्ष तुरंत सहमत हो गए। उन्होंने एक वकील बुलाया और वहीं कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर साइन कर दिया। मेरे बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकलते ही मैं एक अजीब सी शांति महसूस करने लगा। सैम ने जिज्ञासा से पूछा, तुम इतने युवा हो, इतनी बड़ी घर क्यों खरीद रहे हो? इसका क्या करने वाले हो? मैंने पहले से तैयार किया हुआ जवाब दिया। मैं एक संगीतकार हूँ, मैं इसे एक प्राइवेट रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बदलना चाहता हूँ। यहाँ बहुत शांत माहौल है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता और बेसमेंट भी अच्छा साउंड प्रूफ है, बिल्कुल परफेक्ट है। असल में ये सब इसलिए भी ज़रूरी था ताकि मैं लंबे समय तक सामान स्टोर कर सकूं और घर को रेनोवेशन कर सकूं। सैम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आर्टिस्टिक काम है, अच्छा है। वो अंगूठा दिखाकर वहां से चला गया, पूरी तरह संतुष्ट होकर। कॉन्ट्रैक्ट हाथ में था। जैसे ही मुझे चाबियां मिली, तभी एक लाल पोर्श 718 गाड़ी एंट्री के सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और उसमें से एक लंबी गोरी टांग बाहर निकली। वो कैनो याओ थी। याओ ने क्रीम रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसके लंबे बाल कंधों पर बिखरे थे और उसका मेकअप बहुत हल्का लेकिन सटीक था। उसके हाथ में एक बहुत महंगी दिखने वाली इंसुलेटेड लंच बॉक्स थी। उसने जल्दी से कहा, वांगल ने बताया कि तुमने शहर में अपना घर बेच दिया है और मैं तुम्हें फ़ोन पर भी नहीं मिल पा रही थी। मैं बहुत चिंतित थी। वो तेज़ी से मेरे पास आई। उसकी आंखें हल्की सी लाल थीं, जैसे उसने सब कुछ बहुत सोच समझकर ड्रामा किया हो। मुझे डर था कि तुम कोई गलत कदम उठा लोगे। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। सौभाग्य से जोजान ने बताया कि तुम शायद यहाँ घर देखने आए हो। मैं उसे देखकर अंदर ही अंदर हंस पड़ा। अपनी पिछली जिंदगी में यही वही औरत थी जो जोजान द्वारा मेरी पूरी संपत्ति छीन लिए जाने के बाद उसी की बाहों में चली गई थी। जब मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, बदनाम और बेबस, तब मैं उसके पास गया था। भूख से मजबूर होकर पुराने रिश्तों के नाम पर उससे खाना मांगा था। लेकिन उसने दरवाजे के पीछे खड़े होकर ठंडी आवाज में कहा था, गू, मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। मुझे उसकी वो बेरहमी बिल्कुल साफ याद थी। मैंने शांत स्वर में पूछा, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारी चिंता कर रही थी। और फिर वो एक कदम आगे बढ़ी और स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गया। मैंने उसे बचने के लिए एक तरफ हट गया। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर उसने पहले से भी ज्यादा मीठी मुस्कान बना ली। मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूं। तुमने जरूर कुछ नहीं खाया होगा, है ना? ये जो मैंने बनाया है, चख कर तो देखो। उसने लंच बॉक्स खोला, जिसमें एक बेहद स्वादिष्ट ईल डिश थी, जिसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। मैंने एक नज़र डाली, लेकिन चॉपस्टिक को हाथ नहीं लगाया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। तांग याओ की मुस्कान वहीं जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना ठंडा व्यवहार करूंगा। पहले वाला पागल प्यार में डूबा लड़का जो उसकी हर कॉल पर दौड़ा चला आता था, अब उससे बिल्कुल अलग था। ये जमीन आसमान का फर्क था। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? क्या घर बेचने में कोई समस्या हो गई? तुम मूड में अच्छे नहीं लग रहे। उसकी नज़र अब उस विशाल विला पर गई। मैंने सुना है तुमने इसे 10 मिलियन से ज्यादा में बेचा है। क्या कोई परेशानी है? वो आगे झुकी और धीरे से बोली, अगर पैसे की दिक्कत है तो मुझे बता दो, मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। इतना कहते हुए उसने अपने बैग से कार्ड निकालने की कोशिश की। मैं अंदर ही अंदर ठंडी मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। बाहर से मैंने हल्की सी कड़वी मुस्कान बनाई, जैसे मैं सच में परेशान हूं। मैं कार के दरवाजे से टिक गया और एक सिगरेट जला ली। छोड़ो, मैं आज बहुत खराब मूड में हूं। तांग याओ ने तुरंत मौका पकड़ लिया और करीब आ गई। उसकी आवाज़ और भी मीठी हो गई। क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हम दोनों के बीच ऐसा क्या है जिसे हम सुलझा नहीं सकते? उसकी आवाज़ में अब बनावटी चिंता और फायदा उठाने की चाह दोनों साफ झलक रही थी।
क्या ये बात हमारे बीच ही रह सकती है? मैंने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और धीरे धीरे धुआं छोड़ दिया। दूर देखते हुए मैंने कहा, मैंने घर एक निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के लिए बेचा है। निवेश? तांगलियाओं की आंखें तुरंत चमक उठीं। मैंने आगे कहा, लुमिनियर नाम का एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड प्रोजेक्ट है। ये मुझे एक जानकार ने रिकमेंड किया है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने आवाज़ को थोड़ा धीमा करते हुए रहस्यमयी अंदाज में जोड़ा, इसका रिटर्न 200% है। कितना? तांगियाओं की आवाज़ अचानक तेज हो गई। उसके चेहरे पर आश्चर्य और लालच साफ झलक रहा था, लेकिन अपनी गलती समझते ही उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और धीरे बोली, 200%? तुम सच बोल रहे हो? ऐसे मौके अभी भी मिलते हैं? मैंने सिगरेट का एक और कश लिया और निराशा भरे अंदाज में कहा, हाँ, लेकिन समस्या यह है कि इस प्रोजेक्ट में एंट्री टिकट बहुत महंगा है। शुरुआत के लिए 100 मिलियन चाहिए। मैंने उसकी तरफ देखते हुए दुखी चेहरा बनाया। मैंने घर बेचकर जो पैसा जुटाया है उसमें भी अभी 10 मिलियन से ज़्यादा की कमी है और मैं ये मौका खोने वाला हूँ। मैंने गुस्से में कार के टायर पर हल्का सा पैर मार दिया। एकदम परफेक्ट एक्टिंग। तांगियाओं की सांसें तेज हो गईं। 200% रिटर्न, 10 मिलियन लगाकर 30 मिलियन कमाने का मौका और बस थोड़ा सा फंड कम है। उसके दिमाग में गणना तेजी से चलने लगी। पिछले कुछ सालों में तांगियाओं ने अपने मैनेजमेंट और रिश्तों के जरिए लगभग 2 मिलियन जमा कर लिए थे। अगर वो इस ट्रेन में चढ़ने में सफल हो जाता तो 1 मिलियन का निवेश उसे 3 मिलियन तक का फायदा दे सकता था। ये उसके अमीर ग्राहकों को धीरे धीरे रिझाने से कहीं ज्यादा तेज तरीका था। उसने मेरी तरफ देखा। उसका दिमाग पूरी तेजी से काम कर रहा था। क्या मैं उसे धोखा दे रहा था? शायद नहीं। उसके चेहरे पर झुंझुराहट तो थी, लेकिन शक नहीं था। इसके अलावा वो पहले ही अपना घर बेच चुका था और उसके पास अच्छी खासी रकम मौजूद थी। ये बिल्कुल सही समय था किसी आवेग में बह जाने का। जब किसी को लगता है कि उसके हाथ कोई कीमती जानकारी लग गई है, तो भले ही उसमें जोखिम हो, फायदे इतने लुभावने होते हैं कि वो मौका छोड़ना मुश्किल हो जाता है। कल तांगियाओं की आवाज़ बहुत मीठी हो गई थी। वो फिर से मेरे करीब आ गया। उसका गर्म शरीर लगभग मेरे साथ सटा हुआ था। तुम्हें अभी 1 मिलियन से थोड़ा ज्यादा की जरूरत है ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने अपना चेहरा उठाया। उसकी चमकती आंखें मुझे देख रही थी, सच्चाई और समर्पण से भरी हुई। सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, मेरे पास भी कुछ है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं 1 मिलियन से ज्यादा निकाल सकता हूँ। चिंता मत करो, हम ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। मैंने अंदर ही अंदर ठंडी मुस्कान दी। मछली आखिरकार कांटे में फंस चुकी थी। मेरे चेहरे पर हैरानी और भावुकता दिखाई दी। याओ, याओ। मैंने तांगियाओं के कंधे पकड़ लिए। मेरी आवाज़ कांप रही थी। ये 1 मिलियन से भी ज्यादा है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। लेकिन याओ ने मुझे बीच में ही रोक दिया। मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहती। ये मौका बहुत खास है। पैसे की बात है, तुम्हारे काम ही मेरे काम है। उसने मुझे पूरी श्रद्धा से देखा, जैसे उसके सामने खड़ा आदमी ही उसकी पूरी दुनिया हो। मैं जानता था कि वो मुझे नहीं देख रही थी, बल्कि उस मुनाफे की दर को देख रही थी। डाओ, तुम मेरे साथ बहुत अच्छी हो। भावुक होकर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन एक ऐसे कोण से जहां वो देख नहीं सकती थी। मेरी नजरें बिल्कुल ठंडी थीं। सच में मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। क्या हमें एक दूसरे को धन्यवाद देने की जरूरत है? तांडाव मेरी छाती से टिक गई। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी, जैसे वो पहले ही 3 मिलियन को अपनी तरफ आते देख रही हो। उसने मुझे धीरे से पीछे किया और अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला। इसमें 15 लाख है, पासवर्ड 68 है। इसे ले लो और फिलहाल इस्तेमाल करो। उसने दृढ़ता से वो कार्ड मेरे हाथ में रख दिया, जैसे उसे डर हो कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। अगर ये काफ़ी नहीं हुआ तो मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। मैं उस कार्ड को पकड़े हुए था। वो मुझे 1000 सोने की ईंटों से भी ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। वो तांडाव की लालच और मूर्खता से भरा हुआ था। मेरे पिछले जीवन का कर्ज तुम इस जीवन में ब्याज समेत चुकाओगी। ठीक है, मैंने जोर से सिर हिलाया। मेरी आंखें लाल हो गईं। डाओ डाओ, मेरा इंतजार करना। जैसे ही ये प्रोजेक्ट सफल होगा, मैं कसम खाता हूं, मैं तुमसे धूमधाम से शादी करूंगा। ये वादा मैंने उसे अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं किया था। तांडाव भूल की तरह मुस्कुरा उठी। उसके दिल का सारा बोझ जैसे पूरी तरह खत्म हो गया। अच्छा, अब मैं चलती हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे जरूरी कामों में परेशान नहीं करना चाहती। अपना मकसद पूरा होने के बाद तांडाव 1 सेकंड भी और रुकना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि अगर वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में ज्यादा सवाल पूछेगी तो कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। जल्दी से पैसे इकट्ठा करो, फंड्स इंतजार नहीं करते। वो अपनी पोर्च कार में बैठ गई।
इंजन स्टार्ट करने से पहले उसने मुझे एक नज़र से देखा और कहा, मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। लाल स्पोर्ट्स कार गरजती हुई तेजी से वहां से निकल गई। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे चेहरे पर जो भावुकता थी वो एक पल में गायब हो गई और उसकी जगह सिर्फ ठंडी बेरुखी रह गई। मैंने अपने हाथ में पकड़ी उस बैंक कार्ड की तरफ देखा, जैसे कोई बुरा मजाक देख रहा हूं। अपनी पिछली जिंदगी में मुझे सोयंग और तांदाओं ने धोखा दिया था। उन्होंने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया और मुझे खाली हाथ छोड़ दिया। इस जिंदगी में खेल अभी बस शुरू हुआ है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये औरत अपनी सारी बचत खो दे और पूरी जिंदगी एक ऐसा कर्ज झेले जिसे वो कभी चुका न सके। तांदाओ से निपटने के बाद मैं ज्यादा देर विला में नहीं रुका। मैं सीधे शहर के पश्चिम में स्थित निर्माण सामग्री के बाजार की तरफ गाड़ी चलाकर चला गया। वो जगह पूरी तरह अव्यवस्थित थी। वहां बहुत कम आधिकारिक दुकानें थीं और उससे कहीं ज्यादा मजदूर सड़क के किनारे झुंड बनाकर बैठे थे, हाथों में तख्तियां लिए काम की तलाश में। मेरा लक्ष्य बिल्कुल साफ था, लाओसान नाम के एक ठेकेदार को ढूंढना। मेरी पिछली जिंदगी में जब प्रलय यानी अपोकलिप्स के तीसरे साल में ये सर्वाइवर बेस बना था, उसी ने इसे तैयार किया था। वो उस टीम का नेतृत्व करता था। उसका काम बेहतरीन था और वो बहुत सख्त स्वभाव का आदमी था। साथ ही उसकी छवि एक बेहद चिड़चिड़े इंसान की भी थी। मैं एक ऐसे छोटे से ढाबेनुमा कमरे के सामने रुका जो धुएं और गंदगी से भरा हुआ था, और मैंने दरवाजे पर लगे चिकने गंदे पर्दे को हटाया। सस्ते सिगरेट और पसीने की बदबू ने सीधे मेरे चेहरे पर हमला किया। एक कोने में ताश की मेज के पास लगभग 50 साल का एक गोल चेहरे वाला आदमी होंठों में सिगरेट दबाए बैठा था। उसने गुस्से में अपने पत्ते मेज पर पटक दिए। फिर हार गया। वही आदमी था। मैं बिना कुछ कहे उसके पास गया, अपनी जेब से नक्शों का एक रोल निकाला और मेज पर रख दिया। मिस्टर एस, क्या आप काम लेते हैं? लाओसान ने अपनी लाल आंखें उठाईं और धुएं का एक गुब्बार बाहर छोड़ा। किस तरह का काम? एक विला की मरम्मत, रेनोवेशन। 1 महीने में तुरंत काम शुरू करना है। पास बैठे गंजे आदमी ने मेज पर हाथ मारा और हंसने लगा। ए लड़के, तुम लाओसान को काम देने आए हो? क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है? लाओसान ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और धीरे धीरे नक्शों को खोलना शुरू किया। पहली नजर डालते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। दूसरी बार देखने पर उसने अपना सिगरेट का टुकड़ा ऐसे कुचला जैसे उसे कोई बहुत घिनौनी चीज दिख गई हो। तुम इसे रेनोवेशन कहते हो? लाओसान ने उंगली से नक्शों की तरफ इशारा किया और जोर से चिल्लाई। पूरे घर को बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाना, सबसे बेहतरीन सामग्री इस्तेमाल करना, अंदर की दीवारों में 30 सेंटीमीटर मोटी इंसुलेशन लगाना, तहखाने बेसमेंट को खोदकर उसे जोन 2 में बदलना, बंद और एयर कंडीशनड खेती की जगह बनाना और पूरी संरचना को पूरी तरह बदल देना। छत की मुख्य संरचना को बदलना और उसे सोलर पैनलों से ढक देना। उसने गुस्से में नक्शे मेज पर फेंक दिए और उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तुम घर बना रहे हो या कछुए का खोल? आसपास के मजदूर शोर सुनकर पास आ गए और देखने लगे। ये प्लान पूरी तरह पागलपन है। कौन ऐसा काम करेगा? एक खूबसूरत विला को लोहे के पिंजड़े में बदलना, ये बिल्कुल बकवास है। मेरा चेहरा शांत था। जो प्लान में लिखा है वही करना है, आप बस उसे बना दीजिए। क्या आप ये कर सकते हैं, हाँ या नहीं? लाओसान गुस्से से लगभग पागल हो गई। बिल्कुल कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? समस्या ये है कि तुम इस तरह घर को बर्बाद कर दोगे। तुम उसकी पूरी संरचना नष्ट कर दोगे। तुम उसकी खूबसूरती खत्म कर दोगे। क्या तुम्हें लगता है कि सोसाइटी और नगर निगम तुम्हें ऐसा करने देंगे? ये एक गैर कानूनी निर्माण है। वो अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई और एक नई सिगरेट जला ली। उसके चेहरे पर साफ तिरस्कार झलक रहा था। मेरी सलाह सुनो लड़के, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उसे यूं ही खिड़की से बाहर मत फेंको। मैं ये काम नहीं लूंगी। मैंने कोई बहस नहीं की, मैंने बस अपना फोन निकाला। अकाउंट बैलेंस दिखाओ, मार्केट में इसकी कीमत क्या होगी? लाओसान एक पल के लिए हैरान रह गई। तुम्हारे इस प्रोजेक्ट में मजदूरी और सामग्री मिलाकर ये 30 लाख से कम नहीं पड़ेगा। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें 60 लाख दूंगा। मैंने फोन की स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। उस पर दिख रहे नंबर चमक रहे थे। मैं आधा पैसा अभी एडवांस दे दूंगा, 30 लाख तुरंत, बाकी के 30 लाख काम खत्म होने पर, और इसके अलावा हर मजदूर को 50,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। चाय के उस कमरे में ताश की मेज के पास सब लोग अपने अपने काम भूल गए। सभी की नजरें मेरे फोन की स्क्रीन और मेरे शांत जवान चेहरे पर टिक गई थीं। 30 लाख का प्रोजेक्ट, लेकिन मैं 2 गुना पैसा दे रहा था और अंत में हर मजदूर को 50,000 का बोनस भी। मैं कोई साधारण ग्राहक नहीं लग रहा था। मैं तो जैसे खुद धन का देवता बनकर आया था।
लाओसान की सिगरेट की राख नीचे गिर गई। वो दशकों से इस काम में था, लेकिन उसने कभी किसी को इस तरह पैसे उड़ाते हुए नहीं देखा था। उसकी नज़र बदल गई। अब उसमें संदेह, सावधानी और हल्की सी लालच साफ दिखाई दे रही थी। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? वो धीरे से बोली और थोड़ा पास आ गई। तुम्हारा ये प्रोजेक्ट कुछ ठीक नहीं लग रहा। पहला, क्या तुम किसी मुसीबत में हो? दूसरा, क्या तुम कर्ज से बचने के लिए कोई छुपने की जगह बना रहे हो? मैंने अपना फ़ोन वापस जेब में रख लिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मैंने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए समझाया, मुझे पूरी शांति वाली जगह चाहिए, जहाँ तापमान हमेशा एक जैसा रहे। एक ऐसा वर्कशॉप जो बाहर की रोशनी और आवाज़ से पूरी तरह अलग हो। तय खाना खास तरह के चमकने वाले पौधों उगाने के लिए इस्तेमाल होगा। ये सब एक आर्ट इंस्टॉलेशन के लिए है, और छत पर लगे सोलर पैनल ये सुनिश्चित करेंगे कि मेरा उपकरण 24 घंटे बिना बिजली कटे लगातार चलता रहे। ये सफाई थोड़ी अजीब लग सकती थी, लेकिन एक कलाकार के मुंह से सुनकर ये काफ़ी हद तक सही भी लग रही थी। आखिरकार दुनिया में अजीब और सनकी लोग भरे पड़े हैं। लाओसान अभी भी शक में थी। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, जैसे कोई चिंता उसके मन में उभर आई हो। और अगर कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो? और अगर कभी मेरे ऊपर जांच पड़ गई तो मैं क्या करूं? मैंने तुरंत एक दस्तावेज निकाल लिया। वो समझौता एग्रीमेंट पहले से ही तैयार था। मैंने प्रिंट किया हुआ पेपर उसके सामने रख दिया। उसमें साफ लिखा था, डिज़ाइन और निर्माण से जुड़ी सभी शर्तें मेरी तरफ से प्रस्तावित हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगा। चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे वो इमारत की संरचना से जुड़ी हो, पड़ोसी शिकायत करें या सरकारी अधिकारी जांच करें, इनमें से किसी भी चीज़ का आप या आपकी टीम से कोई संबंध नहीं होगा। मैंने उसे एक पेन थमाया। बस साइन कर दीजिए और 30 लाख तुरंत आपके खाते में आ जाएंगे। उसमें से 5 लाख आपके आदमियों के लिए हैं, ताकि वे आराम से और बिना चिंता के काम करें। पैसा बहुत था, बहाना सही था और जिम्मेदारी शून्य। लाओसान उस कॉन्ट्रैक्ट को घूरता रहा। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। उसके पीछे खड़े मजदूरों की आंखें लालच से चमक रही थीं। 50,000 का बोनस, ये तो हमारे 6 महीने की कड़ी मेहनत से भी ज्यादा है। बॉस मान जाइए। हाँ बॉस, जब जिम्मेदारी से छूट वाला कॉन्ट्रैक्ट भी है तो डरने की क्या बात है? लाओसान ने अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया। अंधेरे में उसका जल शोरगुल से भरे टी हाउस में लाओसान उस लंबी जीरो वाली रकम को घूर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक वो उछलकर खड़ा हो गया और जोर से हाथ हिलाया। वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? अपने औजार उठाओ और मेरे पीछे आओ। मजदूर भी तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वे पहले से ही जीती हुई लड़ाई में जा रहे हों। उनकी गति और तैयारी देखकर कोई भी हैरान हो जाता। सिर्फ आधे घंटे बाद पहला ट्रक 6 नंबर विला के गेट के सामने आकर रुक गया। लाओसान और उसके लोग तुरंत अंदर घुस गए और तेजी से काम में लग गए। मैं आंगन से उन्हें देख रहा था। वे घबराहट और उत्साह के साथ तैयारी कर रहे थे। मुझे साफ महसूस हो रहा था, मास्टर प्लान अब सच में शुरू हो चुका था। फोर्ट्रेस प्लान आधिकारिक तौर पर चालू हो गया था। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया, भेजने वाला तांग दाओ। मैंने अपनी सारी बचत तुम्हें ट्रांसफर कर दी है, धन्यवाद, लेकिन ये अभी भी उस न्यूनतम रकम तक नहीं पहुंची है जो तुमने बताई थी। मैंने अभी जुएंग से बात की है, उसने मुझे पैसे उधार देने के लिए मान लिया है। चिंता मत करो, मैं बाकी रकम भी जरूर इकट्ठा कर लूंगा। जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं सीधे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने स्क्रीन को देखा, मेरा चेहरा बिल्कुल ठंडा था। तांग दाओ ने न सिर्फ अपना सारा पैसा लगा दिया था, बल्कि खुद आगे बढ़कर जुएंग से भी कर्ज ले लिया था। अनजाने में उसने एक अदृश्य धागे से उन 2 लोगों को जोड़ दिया जिनसे मैं अपनी पिछली जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत बढ़िया, ये खेल अब और भी दिलचस्प होता जा रहा था। मैंने फोन जेब में रखा और दूर आसमान की ओर देखा। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। पहाड़ों से आती ठंडी हवा ने एक सिहरन पैदा कर दी। दुनिया भर में ठंड की एक विशाल लहर चुपचाप तैयार हो रही थी, और मुझे उस भयंकर बर्फीले तूफान ब्लिजर्ड के आने से पहले अपने नाखून और दांत और भी तेज करने थे। उसी समय जब तांगदाओ ने फोन किया, लाओसान की टीम विला के ग्राउंड फ्लोर की एक लोड बेयरिंग दीवार में बड़ा सा छेद कर चुकी थी। चारों तरफ धूल फैल गई थी। ड्रिल मशीन की तेज आवाज कान फाड़ देने वाली थी। मैंने पैसे जुटा लिए हैं। फोन के दूसरी तरफ तांगदाओ की आवाज में उत्साह और थकान दोनों साफ झलक रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति आखिरी उम्मीद पकड़कर खड़ा हो। 8 लाख, मैं अभी तुरंत ट्रांसफर कर देता हूं, बाकी के बारे में बाद में सोचेंगे। मैं शोर से बचने के लिए आंगन में चला गया। 8 लाख,
मैंने जानबूझकर अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा और खींचा। मेरे लहजे में हल्की सी निराशा थी। छोड़ो, मेरे कार्ड में जो पैसा है वो एक बड़ा निवेश है। उसे निकालने में समय और बहुत कागजी कार्रवाई लगती है। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। तांगदाओ तुरंत घबरा गया। उसे डर था कि जो मछली अभी फंसने वाली थी वो कहीं हाथ से ना निकल जाए। ये 8 लाख है। मैंने दोस्तों से उधार लिया है और यहाँ तक कि बहुत ऊंचे ब्याज पर भी कर्ज लिया है, जोजान से। 5 लाख के लिए ब्याज बहुत ज़्यादा है, लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए ये सब करना सही है। उसने जानबूझकर जोजान का नाम लिया ताकि वो खुद को ऐसा दिखा सके जैसे वो प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहा हो। मैं लगभग हंसी पड़ा। जोजान का पैसा, क्या शानदार तोहफा है। मैंने अपनी हंसी दबाई और आवाज़ को भावुक बना लिया। दाओ, दाओ, सच में तुम तो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं। कुछ मत कहो, जल्दी से अपना आरआई भी भेजो। मैं अभी तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देती हूं। ओह, और हाँ, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना चाहिए। रकम इतनी बड़ी है कि अगर मेरे माता पिता को पता चल गया तो वे मुझे मार ही डालेंगे। तांगदाओ ने बाहर से सावधानी दिखाने का नाटक किया, लेकिन असल में वो अपने निवेश को सुरक्षित करना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं अभी एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करता हूं, तुम बस आकर उस पर साइन कर देना। आधे घंटे बाद तांगदाओ ने अपनी पोर्श को धूल भरे विला के गेट के सामने पार्क किया। उसने नफरत भरी नज़र से चारों तरफ देखा और अपने हाई हील्स से ज़मीन पर पड़े कंकड़ों से सावधानी से बचते हुए सीधे मेरी कार तक आ गई, जहां मैं उसका इंतजार कर रहा था। मैंने उसे कागज़ थमाया जो पास की एक फोटोस्टैट दुकान से अभी अभी प्रिंट कराया गया था। यह तथाकथित अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेहद साधारण और लगभग बेकार था। यहाँ तक कि दोनों पक्षों के पहचान पत्र यानी आईडी के नंबर भी पूरे नहीं लिखे गए थे और किसी तरह की नोटरी प्रमाणन या गारंटी का तो सवाल ही नहीं था। तांगदाओ ने उस पर एक सरसरी नज़र डाली। जब उसने शब्द पढ़े, निवेश का लाभ अनुपात प्रोराटा के अनुसार बांटा जाएगा, तो वो आधी आश्वस्त हो गई। उसका पूरा ध्यान सिर्फ ऊंचे रिटर्न रेट पर था और उसने शर्तों को ठीक से पढ़ने की जहमत भी नहीं उठाई। एक तेज हरकत के साथ उसने साइन कर दिया। हो गया, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। तांगदाओ ने अपना फ़ोन चलाया और कुछ ही सेकंड बाद एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया। 8 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो गए हैं। मेरे प्यारे वाई, तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर बहुत करीब से नज़र रखनी होगी। वाई ने अपना फ़ोन जेब में रख लिया। उसने अपना फ़ोन जेब में रखा। चिंता मत करो, उसने थोड़ा चिंतित दिखते हुए मुझे भरोसा दिलाया। मैंने इस कागज़ को संभाल कर रख लिया है, उसने सच्चे भाव से जोड़ा। जब हम पैसा कमाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करूंगा वो तुम्हारा मूलधन और ब्याज वापस करना होगा। एक भी पैसा कम नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि तब तक मैं पहले ही एक दूसरी दुनिया में जा चुका हूंगा। तुम्हारा मूलधन और ब्याज लौटाना वो तो अब सिर्फ एक सपना ही रहेगा। मैंने तांगदाओ को विदा किया। वो पूरी तरह संतुष्ट दिख रही थी। जैसे ही वो चली गई, मेरे चेहरे पर दिख रही नरमी तुरंत गायब हो गई। मैं वापस अपनी कार में बैठ गया। मैंने अपने बैंकिंग ऐप में अभी अभी आए 8 लाख रुपए को देखा और बिना एक सेकंड गवाए उन्हें तुरंत दूसरी कार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया। वो कार्ड जो खास तौर पर सामान और सप्लाई खरीदने के लिए रखा गया था। एक साफ निर्णायक कदम। जैसे ही ट्रांसफ़र पूरा हुआ, मैंने कार स्टार्ट कर दी। इंजन की गड़गड़ाहट ने पीछे चल रहे निर्माण कार्य के शोर को ढक लिया और मैं तेजी से अपनी अगली मंजिल की ओर निकल पड़ा, इंचेंग शहर के पश्चिमी उपनगर की तरफ, जहां स्थित थी शेंगी कोयला फैक्ट्री, जो कभी इंचेंग की सबसे बड़ी कोयला सप्लायर हुआ करती थी। अब वो जगह एक बूढ़े जमे हुए जानवर की तरह औद्योगिक इलाके के बीच पड़ी थी। चारों तरफ जंगली घास उगाई थी। ऊंची ऊंची चिमनियां अब धुआं नहीं छोड़ती थी। कन्वेयर बेल्ट जंग खा चुके थे और फैक्ट्री के गेट पर लाल अक्षरों में एक नोटिस चिपका था, उत्पादन बंद, स्टॉक की नीलामी जारी। ये शब्द उस फैक्ट्री के अंत की घोषणा कर रहे थे। मालिक भाग चुका था। मैंने अपनी कार थोड़ी दूर पार्क की और फैक्ट्री के अंदर चला गया। वहां एक आदमी खड़ा था। अंदर एक आदमी खड़ा था। भूरे से सफ़ेद होते बालों वाला गंभीर चेहरे का एक आदमी बैठा था और धुएं में सिगरेट फूंक रहा था। वो कोयला फैक्ट्री का मालिक था, लियो। बॉस, मुझे कोयला खरीदना है। मैं सीधे मुद्दे पर आया। लियो ने ऊपर देखा और लापरवाही से पीछे लगे कोयले के ढेर की तरफ इशारा किया। कितना चाहिए? खुद देख लो। धुआं रहित कोयला 1200 प्रति टन है, पहले पैसे दो। सामान्य समय में ये कीमत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि लियो इस समय बहुत दबाव में था। उसकी फैक्ट्री पर बैंक का 10 मिलियन का कर्ज था और मजदूरों की सैलरी 3 महीने से रुकी हुई थी। अगर उसे तुरंत पैसा नहीं मिला तो वो डिफ़ॉल्ट कर सकता था। इसीलिए ये कीमत असल में बहुत ज़्यादा थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया और अपनी जेब से एक पैकेट सिगरेट निकाला और उसे एक सिगरेट ऑफर की। चलो सीधी बात करते हैं। मैं आपकी फैक्ट्री की हालत अच्छे से जानता हूं। आपको अभी कैश चाहिए, बहुत सारा कैश।
ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ये कोयले के ढेर धीरे धीरे ही बिक रहे हैं। लियो ने सिगरेट ले ली, लेकिन उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने शांत होकर कहा, मैं सब खरीदता हूं। मैंने हाथ से उस विशाल कोयले के ढेर की तरफ इशारा किया, जो छोटी छोटी पहाड़ियों जैसा लग रहा था। आपके पास जितना भी एंथ्रासाइट यानी उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, मैं अनुमान लगाता हूं कि यह लगभग पूरी मात्रा में है। लियो सिगरेट होठों में दबाए कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ये कितने पैसों का माल है? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, आपका बिजनेस मुझे मत समझाइए। और मैंने अपनी सिगरेट बुझा दी। मैंने कड़े स्वर में कहा, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, बेचना है या नहीं, हाँ या ना? मैं तुम्हें कीमत देता हूं, 8 लाख। 8 लाख? लियो अचानक उछल पड़ा, जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। वो एक झटके में खड़ा हो गया। तुम बैंक लूटने क्यों नहीं चले जाते? 1000 टन कोयले के लिए तुम मुझे 8 लाख ऑफर कर रहे हो? ये तो 800 प्रति टन हुआ। मेरी मार्केट कीमत तो 1200 है। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मैंने अपना फोन उसकी तरफ रख दिया। स्क्रीन पर लंबी कतार में खड़े शून्य देखकर लियो का सिर घूमने लगा। मैं शांत लेकिन ठंडी आवाज में बोला, मैं मोलभाव नहीं कर रहा। अगर आप ये 1000 टन कोयला बेचते हैं तो 8 लाख अभी तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आप इससे अपना बैंक लोन चुका सकते हैं, मजदूरों की सैलरी दे सकते हैं और जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है उसे भी बचा सकते हैं। अगर नहीं बेचना चाहते तो आपकी मर्जी। 1200 प्रति टन के हिसाब से बैठे रहिए और देखिए कि दिवालिया होने से पहले 100 टन भी बेच पाते हैं या नहीं। मेरे शब्द सीधे उसके सबसे कमजोर हिस्से पर लगे। उसने मेरे शांत चेहरे को देखा, फिर फोन पर दिख रहे लालच भरे नंबरों को। उसके माथी पर पसीना आने लगा। 8 लाख, ये भले ही बाजार से कम था, लेकिन उसी समय उसके लिए ये एकमात्र बचाव की रस्सी थी। तुम इतना सारा कोयला क्यों खरीद रहे हो? उसने पूछा। मैंने बिना झिझक कहा, क्योंकि मुझे चाहिए। मैंने फोन वापस जेब में डाल दिया और बोला, 3 सेकंड, बेचना है या नहीं? 1, 2, 3। मैं बेचता हूं, मैं बेचता हूं। उसने 3 तक गिनने से पहले ही चिल्ला दिया। उसका पूरा शरीर जैसे ऊर्जा खो बैठा और वो दीवार से टिक गया। लेकिन उसने फिर भी कहा, मेरी एक शर्त है, पैसा अभी मेरे खाते में आना चाहिए। कोई समस्या नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। फिर मैंने भी अपनी शर्त रखी, आप माल एक साथ नहीं ले जा सकते। आज रात से हर दिन 10 बजे के बाद आप ट्रकों की व्यवस्था करेंगे और धीरे धीरे इसे शहर के पश्चिमी पहाड़ी इलाके के गोदाम में पहुंचाएंगे। मैंने उसे उस गोदाम का पता भेज दिया जो मैंने पहले ही किराए पर ले लिया था। ट्रांसपोर्ट का खर्च मैं दूंगा, लेकिन याद रखना, जितना ज्यादा गुप्त रखोगे उतना बेहतर है। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैंने इतना सारा कोयला खरीदा है। लियो मुझे हैरानी से देख रहा था। उसे लग रहा था कि ये युवक दिन ब दिन और भी अजीब होता जा रहा है, लेकिन वो अब मुझसे सवाल पूछने की स्थिति में नहीं था। डील पक्की। जैसे ही उसके फोन में 8 लाख की भारी रकम दिखाई दी, मैंने तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया। लियो की आंखें लाल हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी आखिरी उम्मीद मिल गई हो। उसी समय मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। तुम जिसका नाम है, मुझे अभी भी तुम्हारी क्लब गुआचाओ वाली पुरानी कर्ज याद है। तुम एक दिन छुप सकते हो, लेकिन हमेशा नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। हालांकि नंबर अनजान था, लेकिन उस आवाज से ही मैं तुरंत पहचान गया कि ये कौन है। जोजन। मैंने ठंडी हंसी हंसी, अपने हाल ही में खाली हुए बैंक अकाउंट को देखते हुए, जहां से 5 लाख अभी अभी उसी व्यक्ति ने आए थे जो मुझे धमकी दे रहा था। उन्होंने वो पैसा सूदखोर के रूप में मुझे दिया था। मैंने दुश्मन का पैसा लेकर सर्दियों के लिए अपना कोयला खरीद लिया। मैंने दुश्मन का पैसा लेकर अपनी किले जैसी मजबूत फोर्ट्रेस बना ली। एपोकलिप्स की ये भावना बेहद सुखद थी। मैंने जवाब देने की भी जरूरत नहीं समझी। बस उस नंबर को ब्लॉक और डिलीट कर दिया, जैसे किसी परेशान मक्खी को कुचल दिया हो। युवक, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। लियो मुस्कुराते हुए सेल्स एग्रीमेंट लेकर मेरे पास आया। चिंता मत कीजिए, मैं खुद ट्रांसपोर्ट संभाल लूंगा। सब कुछ सुरक्षित और पूरी तरह गुप्त तरीके से होगा। अब पैसा मिल जाने के बाद उसका रवैया काफी नरम हो गया था। मैंने सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि लियो को अचानक कुछ याद आया। अब सोचता हूं तो ये अजीब है। इस साल मार्केट सच में बहुत अजीब है। मेरी फैक्ट्री को लगभग 6 महीने से कोई ग्राहक नहीं मिला, लेकिन इस हफ्ते अचानक कई लोग कोयला खरीदने आ गए। और अजीब बात यह है कि कोई भी बड़ी मात्रा में खरीद नहीं रहा और सब बहुत रहस्यमयी है। वो बोलता रहा,
बिना ज्यादा ध्यान दिए। पहले दिन 2 लोग आए, कल एक और। सब आपके जैसे ही, ज्यादा बात नहीं करते। वे सिर्फ धुआं रहित कोयला चाहते हैं और रात में गुप्त ट्रांसपोर्ट की मांग करते हैं। मैं वहीं रुक गया। मेरी नजरें अचानक तेज हो गईं। और भी लोग? मुझे लगता था अभी सर्दी शुरू नहीं हुई है, तो फिर हर कोई अचानक सर्दियों की तैयारी क्यों कर रहा है, जैसे सब लोग कोयला जमा कर रहे हों। शायद मौसम अचानक बहुत तेजी से बदल जाएगा। लियो की ये आखिरी बात बस एक मजाक जैसी थी, लेकिन मेरे कानों में पड़ते ही ये मेरे लिए एक करंट जैसा झटका बन गई। मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अंदर से मेरा दिल कस गया। क्या वाकई और लोग भी गुप्त रूप से सामान जमा कर रहे हैं? क्या और भी रीइंकार्नेटेड लोग हैं, पुनर्जन्म लेने वाले हैं? या फिर ऐसा नहीं है, शायद सरकार को कुछ भनक लग चुकी है और वो बिना शोर शराबे के गुप्त चैनलों से तैयारी कर रही है। किसी भी स्थिति में इसका मतलब यही था। इस एपोकलिप्स वाले शतरंज के खेल में मैं अकेला खिलाड़ी नहीं हूं। समय मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से खत्म हो रहा था। लियो की बातें मेरे दिल पर भारी पड़ गईं, लेकिन मेरा चेहरा बिल्कुल शांत रहा। क्या मैं ही अकेला रीइंकार्नेटेड हूं? जैसे ही ये विचार आया, मैंने उसे तुरंत दबा दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों को सच पता है या नहीं, मुझे हमेशा एक कदम आगे रहना होगा। मैंने जल्दी से कुछ जवाब दिया और वहां से तेजी से निकल गया। फिर मैंने कोयला फैक्ट्री से बाहर निकलते ही रुकना बंद कर दिया। मैंने यिनचिंग के आसपास 10 से ज़्यादा पेट्रोल पंपों का दौरा किया। हर जगह मैं सिर्फ 4-5 कैन फ्यूल खरीदता था। मैं बहाना बनाता था कि ये एक जनरेटर के लिए है जो कंस्ट्रक्शन साइट पर इस्तेमाल होगा। मेरी लग्जरी कार और शांत व्यवहार देखकर अधिकतर कर्मचारी बिना ज़्यादा सवाल किए सब बेच देते थे। पूरा दोपहर भर में यही करता रहा। मैंने धीरे धीरे 2 टन डीजल जमा कर लिया था, जैसे कोई चींटी अपने दाने एक एक करके घोंसले में ले जाती है। मैंने उसे अलग अलग किराए के स्टोरेज बॉक्स में बांट कर रख दिया। मैंने कई भागने के रास्ते यानी एस्केप रूट्स भी तैयार कर लिए थे, लेकिन ये अभी भी काफ़ी नहीं था। जनरेटर सबसे ज़रूरी चीज़ थी। आम घरेलू मॉडल इतने भयानक ठंड में बिल्कुल काम नहीं कर सकते थे। मुझे एक इंडस्ट्रियल ग्रेड जनरेटर चाहिए था। मैंने रात पूरी तरह से होने का इंतज़ार किया और एक ऐसी गली में घुस गया जहां कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ये था यिनचेंग का ब्लैक मार्केट, जहां संदिग्ध औद्योगिक सामान बेचा जाता था। हवा में इंजन ऑयल, जंग और नकली शराब की बदबू फैली हुई थी। मैं एक ऐसी वर्कशॉप के पास पहुंचा जिस पर बोर्ड पर लिखा था रिपेयर शॉप, ऊपर कुछ अस्पष्ट शब्दों के साथ। एक आदमी बिना कुछ बोले एक बड़ा सा पिस्टन घिस रहा था। उसने बिना ऊपर देखे पूछा, क्या चाहिए? 2 10 किलोवाट जनरेटर चाहिए। एलीट टाइप, 10 किलोवाट से ऊपर, मिलिट्री ग्रेड या इंपोर्टेड, लेकिन सबसे ज़रूरी भरोसेमंद क्वालिटी। मैंने बिना घुमाए अपनी ज़रूरतें बता दी। उसने काम रोक दिया और अपनी एकमात्र आंख से मुझे घूरा। सस्ता नहीं होगा, मुझे सामान दिखाओ। वो मुझे पीछे के आंगन में ले गया। वहाँ 2 विशाल मशीनें पड़ी थीं, हरे ऑलिव रंग के मजबूत फ्रेम के साथ, जिन पर विदेशी भाषा में लिखावट थी। ये साफ था कि ये आर्मी के पुराने जर्मन सरप्लस जनरेटर थे, लेकिन अभी भी अच्छे हालत में थे। ये पूरी पावर पर सिर्फ 2 लीटर डीजल प्रति घंटा खर्च करते हैं। उस एक आंख वाले आदमी ने फ्रेम को थपथपाया और बैठ गया। पास ही 5-5 टन की 2 फ्यूल टंकियां रखी थीं। अगर चाहो तो पूरा लॉट ले सकते हो। मेरी आंखें चमक उठीं। यही तो मुझे चाहिए था। कितना है? हर जनरेटर 3 लाख और हर टैंक 50,000। पूरा पैकेज 7 लाख, फाइनल प्राइस, कोई मोलभाव नहीं। उस एक आंख वाले आदमी ने उंगलियां उठाईं। कीमत मार्केट से दोगुनी थी, लेकिन मैंने एक पल भी नहीं सोचा। इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी चीज पैसा नहीं बल्कि समय था। मैंने शांत होकर कहा, मैं लेता हूं। मैंने काले कपड़े का एक बैग निकाला और उसकी जिप खोली। उसमें पूरा कैश भरा हुआ था। मेरी सिर्फ एक शर्त है, इसे इस पते पर रात 12 बजे से पहले डिलीवर कर देना। मैंने उसे एक कागज का टुकड़ा दिया। वो एक आंख वाला आदमी पैसे से भरे बैग को देखने लगा। उसकी आंख लालच से भर गई। इतने सालों के काम में उसने कभी ऐसा ग्राहक नहीं देखा था जो इतनी आसानी से इतनी बड़ी रकम दे दे। कोई समस्या नहीं बॉस, 12 बजे से पहले सब कुछ पहुंच जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। डील पक्की। मैंने मुड़कर वहां से निकल गया। मुझे ये नहीं पता चला कि पास के एक अंधे कोने में एक जोड़ी नफरत से भरी आंखें मुझे घूर रही थीं। पुराने पार्ट्स बेचने वाला आदमी सोच रहा था कि आज वो कुछ सस्ते इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ले जाएगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मुझे देखेगा, और उससे भी ज्यादा मुझे इतनी आसानी से 10 लाख से ज्यादा कैश उड़ाते हुए देखेगा, जैसे वो कोई कचरा हो। उसका दिमाग जलने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसे पहले कुछ 1000 रुपए के लिए भी लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, बिना कुछ हासिल किए। ये गू नाम का लड़का, इसे इतना सब कैसे मिल गया? वो अपने गुस्से में खुद को रोक नहीं पा रहा था।
निश्चित ही इसने मुझसे उस पुरानी एंटीक चीज को बहुत सस्ते में खरीद लिया था। इसने मुझे धोखा दिया है। उसके मन में जलन और गुस्सा दोनों बढ़ रहे थे। उसी समय उसने मुझे काले बाजार से बाहर निकलते देखा और चुपचाप अपना फोन निकाल लिया। हेलो भाई वियाडो, मैं हूं। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। मेरे पास एक छोटा सा काम है। एक मोटा शिकार, एक लग्जरी एसयूवी वाला लड़का। उसके पास कम से कम 10 लाख नगद है। हाँ, वो अकेला है। ठीक है, मैं तुम्हें उस गली के एंट्रेंस पर मिलूंगा। फोन काटने के बाद उसने अपनी टोपी ठीक की और रात 11 बजे मुझे चुपचाप फॉलो करना शुरू कर दिया। शहर के पश्चिमी इलाके में एक चौड़ा हुआ गोदाम था। मैं उसके बीच खड़ा था। चारों तरफ अभी अभी पहुंचे भारी सामान रखे हुए थे। 2 जर्मन मिलिट्री जनरेटर, 2 बड़े फ्यूल टैंक और लियो से खरीदा हुआ लगभग 50 टन धुआं रहित कोयला। मैंने ठंडे कोयले को हाथ से छुआ और बस एक विचार आया। अचानक मेरे सामने रखी पूरी काली पहाड़ी और भारी मशीनें गायब हो गईं। मेरी चेतना एक विशेष जगह में डूब गई, ट्रेजर स्पेस में। वहां खाली जमीन पर अब 2 बड़ी काली पहाड़ियां बन चुकी थीं, एक कोयले की और दूसरी भंडार की। दोनों जनरेटर और फ्यूल टैंक भी उसी स्थान में जमा हो गए थे। मैंने सारा डीजल टैंकों में डाल दिया था और जैसे जैसे तरल का स्तर बढ़ रहा था, मेरे अंदर एक पहले कभी ना महसूस हुई सुरक्षा की भावना भर रही थी। ये मेरा अपोकलिप्स में बचने का कैपिटल था और मेरी बदले की कुंजी भी यही थी। मैंने गोदाम का दरवाजा अच्छे से बंद किया और पैदल बाहर निकल गया। गोदाम क्षेत्र से निकलकर मैं एक संकरी गली में मुड़ गया जो मुख्य सड़क की ओर जाती थी। लेकिन जैसे ही मैं अंदर घुसा, मुझे महसूस हो गया पीछे कदमों की आवाज थी। ना बहुत तेज, ना बहुत धीमी, जैसे कोई बिल्ली अपने शिकार से खेल रही हो। मैंने बिना पीछे देखे हल्की सी ठंडी मुस्कान दी और अपनी चाल नहीं बदली। मैं आराम से चलता रहा। गली बहुत गहरी थी। कुछ मोड़ लेने के बाद मैं जानबूझकर एक डेड एंड कल डिसैक पर पहुंचा और फिर मुड़ गया। गली के मुहाने पर 5 लोग खड़े थे जिन्होंने पूरी रोशनी रोक दी थी। उनका लीडर, पतला, बीमार सा चेहरा, लाल आंखें, वही था दुआओ। उसके साथ 4 बड़े और मजबूत गुंडे थे जिनके हाथों में लोहे की रॉड और बेसबॉल बैट थे। उनकी नजरें खतरनाक थीं। दुआओ धीरे धीरे आगे आया और ताली बजाई। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बॉस, फिर से मुलाकात हो गई। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा जैसे कोई फंसा हुआ शिकार देख रहा हो। क्या इत्तेफाक है ना? मैं तो सोच ही रहा था कि पिछली डील में मैंने कुछ पैसे खो दिए थे और मैं तुमसे इस बारे में बात करने वाला था, और देखो तुम खुद ही मिल गए। एक लंबा सुनहरे बालों वाला गुंडा अपने हाथ में बेसबॉल बैट घुमाते हुए बोला, चलो अब खेल खत्म करते हैं। आवाज भारी और गूंजदार थी। अरे लड़के, चुप रहो। मेरे बॉस तुमसे बात करके तुम्हें एक मौका दे रहे हैं। अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो जो भी कीमती चीजें तुम्हारे पास हैं सब निकाल दो, और अपनी गाड़ी की चाबियां भी। शायद तब हम तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना दें। एक मोटे चेहरे वाला गुंडा लोहे की रॉड हवा में घुमाता हुआ आगे बढ़ा, जिससे सीटी जैसी आवाज आने लगी। मैंने उनकी तरफ देखा और फिर अपनी नजर सीधे दुआओं पर टिकाई। मेरी आंखें बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी थीं। तुम क्या चाहते हो? दुआओं को लगा कि मैं डर गया हूं। उसकी मुस्कान और भी घमंडी हो गई। बहुत आसान बात है, उसने एक उंगली उठाई। पिछली बार वाली पुरानी एंटीक चीज, मैंने पता लगाया है, उसकी कीमत कम से कम, उसने उंगली ऊपर की, 10 लाख। मैं तो बस सही बिजनेस करता हूं। अगर तुम कमाओगे तो मुझे भी नुकसान नहीं होना चाहिए। दुआओं की हंसी पूरी गली में गूंज उठी। बॉस, पिछली बार मैंने उस डील में नुकसान उठाया था, तो क्यों ना तुम मुझे वो फर्क भर दो। उसकी आवाज गली में गूंजती रही और वो ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे शिकार के साथ खेल रहा हो। पीछे खड़े गुंडे हंसने लगे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और बैट अंधेरे में चमक रहे थे। अरे लड़के, सुना तुमने? मेरे बॉस कह रहे हैं पैसा और गाड़ी की चाबियां निकाल दो। सुनहरे बालों वाला गुंडा बैट दीवार पर मारता रहा, जिससे सीमेंट के टुकड़े गिरने लगे। एक और भारी भरकम आदमी अपनी उंगलियां चटकाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। गली पूरी तरह मौत जैसी खामोश हो गई थी। सिर्फ उनके भारी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं दीवार से टिक गया, चेहरा बिल्कुल शांत। मैंने उन गुंडों की तरफ नहीं देखा जो मेरी ओर बढ़ रहे थे। मेरी आंखें सीधे दुआओं के लालची चेहरे पर टिकी थीं। तुम्हें यकीन है?
मैंने पूछा। मेरी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक बर्फ जैसी ठंडक थी। दुआओं कुछ पल के लिए चौंक गया, फिर उसे लगा कि उसका अपमान हो गया है। तुम मरने वाले हो फिर भी इतना अकड़ रहे हो? खत्म कर दो इसे, वो चिल्लाया। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ गया। उसकी टांगें तोड़ दो, फिर देखेंगे कैसे अकड़ता है। उसके चिल्लाते ही सबसे आगे खड़े सुनहरे बालों वाले और भारी भरकम गुंडे ने एक साथ हमला कर दिया। उन्होंने अपने हथियार उठाए और पूरे जोर से मेरी तरफ वार किया, लेकिन जैसे ही लोहे की रॉड मेरे करीब आई, मैं हिल गया। मैंने बस हल्के से हाथ उठाया, जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। किसी को ठीक से समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अचानक मेरे दाहिने हाथ में एक छोटा काला स्प्रे कैन दिखाई दिया, और फिर एक तेज सफेद धुंध सीधे उनके चेहरों पर फैल गई। आ! दर्दनाक चीखें गूंज उठीं। सुनहरे बालों वाला और भारी गुंडा तुरंत अपने चेहरे पकड़कर जमीन पर गिर पड़े। मेरी आंखें जल रही हैं। उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और दर्द से तड़पने लगे। ये अचानक हुआ पल बाकी लोगों को हैरान कर गया। दुआओं की मुस्कान भी जम गई और उसका चेहरा बदलने लगा। जब उसने देखा कि उसके 2 सबसे मजबूत गुंडे एक ही पल में बेकार हो गए, दुआओं पूरी तरह जम गया। तुमने ये क्या इस्तेमाल किया कमीने? ये उसका जवाब था। मैंने अपना बायां हाथ हिलाया और एक सफेद प्लास्टिक का बैग हवा में उड़ गया। दुआओं को ठीक से समझ भी नहीं आया कि क्या हो रहा था। मेरी कलाई हल्की सी घूमी और तभी एक क्रॉस शेप डार्ट ने उस बैग को टकरा दिया। पफ! बैग हवा में फट गया और एक तेज सफेद पाउडर का बादल पूरी गली में फैल गया। धत! मैं आंखें नहीं खोल पा रहा। बाकी गुंडों की आंखों में भी वो पाउडर चला गया था। जलन इतनी तेज थी कि वे रोने लगे, नाक बहने लगी। वे अपने चेहरे पकड़कर हाथ हिलाते रहे, पूरी तरह अंधाधुंध और घबराए हुए। सिर्फ कुछ सेकंड में 4 ताकतवर गुंडे जमीन पर गिर चुके थे। जहां तक उस स्प्रे कैन और प्लास्टिक बैग की बात थी, वे दोनों चीजें मैं पहले ही स्पेस खजाने की जगह में रख चुका था। अब गली में सिर्फ 2 लोग बचे थे, मैं और पूरी तरह घबराया हुआ दुआओं का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ। ये स्प्रे कहाँ से आया? वो बैग कहाँ से आया? उसे लगा जैसे ये कोई जादू हो। डर उसके पैरों से ऊपर तक फैल गया। जब उसने मुझे धीरे धीरे पास आते देखा तो उसके पैर खुद ब खुद पीछे हटने लगे। तू मेरे पास मत आ। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं एक कदम आगे बढ़ा और बिना झिझक उसके सीने पर एक जोरदार लात मार दी। उह! दुआओं हवा में उड़कर पीछे दीवार से टकरा गया। उसकी पीठ जोर से दीवार से लगी और वो दर्द से चीख उठा। मैंने उसे कुछ भी करने का मौका दिए बिना उस पर छलांग लगा दी। मैंने अपने पैर से उसकी कलाई को जोर से दबा दिया और ऊपर से उसे घूरा। वो कहाँ है? क्या बोल रहे हो? दुआओं दर्द से दांत पीस रहा था, लेकिन फिर भी अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अचानक अपने पैर से पूरी ताकत लगाकर दबाया। दुआओं ऐसे चीखा जैसे उसकी जान निकल रही हो। उसकी कलाई का दर्द असहनीय हो चुका था। जो जेड तुम्हारे पास है वो वहां है। मैं बताता हूं। वो पूरी तरह टूट चुका था। वो मेरी जैकेट की अंदर वाली जेब में है। मैंने उसकी चीखों को अनसुना करते हुए घुटनों के बल बैठकर उसकी जैकेट तलाशी। जल्दी ही मेरी उंगलियों को एक ठंडी और सख्त चीज महसूस हुई। मैंने उसे बाहर निकाला। वो एक जेड का पेंडेंट था। उसका रंग गहरा हरा एमरल्ड का, और उसकी चमक इतनी खास थी कि अंधेरी गली में भी हल्की रोशनी दे रही थी। उस पर पुराने जमाने की नक्काशी थी, बादलों जैसे जटिल पैटर्न। ये वही था। मैंने हल्की सांस भी। अपनी पिछली जिंदगी में जब प्रलय शुरू हुआ और व्यवस्था टूट गई थी, दुआओं ने इसी फैमिली जेट का इस्तेमाल करके एक बड़े व्यक्ति से सबसे सुरक्षित शरण का पास हासिल किया था। और उस समय मैं बर्फ और ठंड में एक कुत्ते की तरह सिर्फ खाने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे कभी नहीं लगा था कि इस जीवन में ये चीज मेरे हाथ लग जाएगी। उसी पल दुआओं की आंखों में दर्द के साथ साथ एक अचानक चमकती हुई क्रूरता दिखाई दी। उसने अचानक अपनी पीठ से एक फोल्डिंग चाकू निकाला और पूरी ताकत से मेरी जांघ की तरफ वार कर दिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। चाकू की धार ठंडी रोशनी में चमक रही थी, लेकिन मैं उससे तेज था। मेरा दाहिना हाथ हिला। 1 सेकंड पहले वो खाली था और अगले ही पल उसमें एक मोटी लाल ईंट आ गई। ये ईंट अचानक ऐसे प्रकट हुई जैसे कहीं से भी निकल आई हो। दुआओं का चाकू हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ईंट? ये ईंट कहाँ से आई? वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरे हाथ में पकड़ी ईंट जोर से नीचे आ गिरी। धड़ाम! एक भारी आवाज। लाल ईंट दुआओं के गाल को छूते हुए उसके ठीक बगल की सीमेंट की दीवार से टकराकर टूट गई। टुकड़े उड़कर उसके चेहरे पर लगे और कई जगह खून निकल आया। दुआओं डर से पूरी तरह जम गया था। ईंट की हवा तक ने उसके चेहरे की त्वचा जला दी थी।
अगर वो वार सीधे सिर पर लगता तो। अचानक उसके शरीर से नीचे गर्म तरल बहने लगा और गंदी बदबू हवा में फैल गई। दुआओं डर के मारे खुद पर काबू नहीं रख पाया था। उसने खुद को ही गंदा कर लिया था। मैंने उसे घृणा से देखा। धीरे धीरे खड़ा होकर मैं एक कदम पीछे हटा और जेड पेंडेंट को सुरक्षित जगह रख दिया। मैंने नीचे कांपते हुए उस आदमी को देखा। दुआओं अब सच में एक बेकार कचरा बन चुका था। भाग जाओ, मैंने ठंडे स्वर में कहा और फिर मैं मुड़कर वहां से निकल गया। मैं बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। गली में अब सिर्फ 5 लोग बचे थे, अंधे, घायल गुंडे और दुआओं, जो अपनी ही हालत में टूट चुका था। मैं गली से बाहर आया और फिर से स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में आ गया। रात की ठंडी हवा ने मुझे हल्का सा कंपकपी दी। मैंने जेब से जेड पेंडेंट निकाला और अपने हाथ में रखा। वो छूने में ठंडा था, लेकिन उसमें से एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही मेरी उंगलियां पूरी तरह उस जेड पर बंद हुईं, मेरे दिमाग के अंदर अचानक एक तेज झटका लगा। वो वही ट्रेजर बाउल स्पेस था जो पहले ही मेरे साथ जुड़ चुका था। अचानक एक चमकदार रोशनी मेरे दिमाग में फट पड़ी, इतनी तेज कि सूरज भी उसके सामने फीका लगे। मैं वहीं रुक गया। मेरे मन में एक साफ आवाज गूंजी, स्पेस अपग्रेड होने वाला है। मेरे हाथ में रखा जेड पेंडेंट अचानक गर्म होने लगा, लेकिन ये गर्मी सामान्य नहीं थी। ये एक आत्मा, सोल की कंपन जैसी भावना थी। जेड पेंडेंट टूटा नहीं, बल्कि वो अचानक हजारों छोटे छोटे हरे चमकते कणों में बदल गया, जैसे जीवित रोशनी की मछलियां, फायरफ्लाइज। वे कण मेरी हथेली में घुसने लगे और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। मेरी चेतना एक जबरदस्त शक्ति द्वारा खींच ली गई और मैं ट्रेजर बाउल स्पेस में प्रवेश कर गया। अंदर का स्पेस तेजी से फैलने लगा। जमीन कांप रही थी और फैल रही थी, जैसे उसकी कोई सीमा ही ना हो। वो दुनिया जिसका अंत पहले दिखाई देता था, अब बदलने लगी थी। पहले जो जगह थी वो अब आंखों से दिखाई देने वाली गति से फैलने लगी, जैसे पागलों की तरह अनंत अंधेरे की ओर खिंच रही हो। मेरे सिर के ऊपर का धूसर आसमान फट गया और वो पहले से ऊंचा और दूर हो गया। कोयले और खाने के ढेर जो कभी पहाड़ जैसे लगते थे, अब इस बड़े परिवर्तन के बीच 2 छोटे टीले बनकर रह गए थे। जगह ठीक 10 गुना बढ़ चुकी थी। स्टोरेज स्पेस 100 घन मीटर से बढ़कर 1000 घन मीटर हो गया था। एक बहुत बड़ा स्थान जो लगभग एक बास्केटबॉल मैदान के आकार का और 10 मीटर ऊंचा था। मैं अभी इस झटके से उभर भी नहीं पाया था कि अचानक पूरी तरह नई जानकारी का एक प्रवाह, जैसे कोई रहस्य उद्घाटन, मेरे दिमाग में भर गया। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, ये एक सहज ज्ञान था, एक नई क्षमता, खतरे की अनुभूति। मैं अपने चारों ओर 10 मीटर के दायरे में किसी भी बुरी नीयत को पहले से भांप सकता था, लेकिन एक स्वर्गीय आपदा आने वाली थी। मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। मैं अभी भी उसी स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था, हाथ खाली थे, जैसे अभी जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक भ्रम हो। मैंने फिर से आंखें बंद की और उस नई शक्ति को सक्रिय करने की कोशिश की। एक ही पल में दुनिया बदल गई। राहगीर आते जाते दिखने लगे, उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं, यहाँ तक कि वो आवारा बिल्ली भी, जो कोने में खाना ढूंढ रही थी, एक हल्के रंग की परत से ढकी हुई दिखाई दी। ज्यादातर रंग सफेद और नीले थे, जो सामान्य स्थिति को दर्शा रहे थे। सब कुछ शांत था। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा आदमी ट्रैफिक से परेशान था। उसके सिर के ऊपर अधीरता की पीली आभा तैर रही थी। जो युवक फोन पर झगड़ रहा था, वो गुस्से के लाल रंग से घिरा हुआ था। भावनाएं जटिल थीं, लेकिन उनमें से कोई भी मुझसे संबंधित नहीं थी। मेरी चेतना एक अदृश्य जाल की तरह अचानक फैल गई। मैंने उसे चौंकाने वाली स्पष्टता से महसूस किया। एक काला धब्बा, बहुत हल्का लेकिन बेहद साफ। सड़क के दूसरी ओर एक काली कार खड़ी थी। कार के अंदर एक आदमी कांच के पार से मुझे घूर रहा था। उसकी नज़र बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं यहां तक देख सकता था कि उसके दिल में छिपी बुरी नीयत, जैसे साफ पानी में स्याही की एक बूंद, धीरे धीरे मेरे संवेदनशील संसार में फैल रही थी। मैंने अपना सिर घुमाया और मेरी नज़र ठीक उसी आदमी से टकरा गई। वो आदमी पकड़े जाने की उम्मीद नहीं कर रहा था। वो एक पल के लिए जम गया, फिर उसने तुरंत नजरें फेर लीं। उसने कार स्टार्ट की और जल्दी से वहां से भाग गया। मैंने उसका पीछा नहीं किया। मैं वहीं खड़ा रहा, इस नई क्षमता से आए विशाल बदलाव को महसूस करते हुए। ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं थी, ये बढ़त हासिल करना था। इसके साथ आने वाली प्रलय में मेरे खिलाफ हर साजिश उजागर हो जाएगी।
खुद को संभालने के बाद मैं फिर से पहाड़ी के किनारे बनी उस विला की ओर चल पड़ा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। विला का इलाका एक अजीब सी सांझ की रोशनी में डूबा हुआ था। ये रोशनी सामान्य नहीं थी, ये एक रहस्यमयी चमक बिखेर रही थी। बैंगनी लाल रंग की एक बीमार सी चमक आसमान में फैली हुई थी, जैसे आकाश पर कोई विशाल घाव उभर आया हो। ओल्ड सैम की निर्माण टीम पहले ही जा चुकी थी, अब केवल वही अंतिम निरीक्षण के लिए रुका हुआ था। यंगू, बॉस, इधर देखिए। मुझे देखते ही ओल्ड सैम दौड़ कर आया। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। बाहरी दीवारों को पूरी तरह मजबूत कर दिया गया है और बुलेट प्रूफ कांच भी लगा दिए गए हैं। इस बाड़ की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक इंसान तो क्या, कोई गाड़ी भी अगर इसमें टकराए तो 2 बार सोचेगी। पूरी विला अब ग्रे स्टील की एक किले में बदल चुकी थी। सभी खिड़कियां मोटे बुलेट प्रूफ कांच से बदल दी गई थीं। बाहरी दीवारों को डबल लेयर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से मजबूत किया गया था। बगीचे की 3 मीटर ऊंची चारदीवारी में पहले से ही इलेक्ट्रिक फेंस के लिए कनेक्टर लगाए जा चुके थे। पूरा ढांचा बेहद मजबूत और सुरक्षित लग रहा था। मैंने बिना कुछ कहे पूरी विला का चक्कर लगाया और अपनी खतरे की अनुभूति को सक्रिय किया। मेरी संवेदनशील दुनिया में पूरी विला नीले रंग की एक परत से ढकी हुई थी, जो सुरक्षा, मजबूती और भरोसे का प्रतीक थी। लेकिन जैसे ही मैं विला के दक्षिण पश्चिम कोने पर पहुंचा, मैं अचानक रुक गया। वो कोना एक पुराने घने पत्तों वाले बड़े पेड़ के पास था। उस क्षेत्र में नीली आभा स्पष्ट रूप से कमजोर थी, और जहां दीवार और पेड़ की शाखाएं मिल रही थीं, वहां से एक पतली लाल किरण रिस रही थी, जो कमजोरी और खतरे का संकेत थी। नंगी आंखों से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन मेरे लिए, मेरी खतरे की अनुभूति के अनुसार ये एक घातक ब्लाइंड स्पॉट था। ओल्ड सैम, मैंने उस कोने की ओर उंगली दिखाते हुए कहा। मेरी आवाज में कोई बहस की गुंजाइश नहीं थी। इस 3 मीटर ऊंची दीवार को कल ही पूरी तरह तोड़ दीजिए। ओल्ड सैम स्तब्ध रह गया। बॉस, ये दीवार तो अभी अभी बनाई गई है, ये बहुत मजबूत है, इसे तोड़ दीजिए। मेरी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तुरंत 2 मीटर और गहराई तक नींव खोदिए, सबसे मोटे स्टील का इस्तेमाल कीजिए और दोबारा कंक्रीट डालिए। मैंने सिर उठाकर उस बड़े पेड़ की शाखाओं की ओर देखा, जो दीवार के ऊपर तक फैली हुई थीं। दीवार के ऊपर अंदर और बाहर 3 हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस लगाइए और 2 सेट इंफ्रारेड अलार्म भी जोड़ दीजिए। उन्हें विला के मुख्य सुरक्षा सिस्टम से कनेक्ट कर दीजिए। ओल्ड सैम पूरी तरह हैरान और उलझन में पड़ गया। उसने मुंह खोला और शिकायत किए बिना नहीं रह सका। बॉस, आप आखिर करना क्या चाहते हैं? हम एक विला का नवीनीकरण कर रहे हैं, कोई जेल नहीं बना रहे। क्या ये सब सच में जरूरी है? कौन इतनी मेहनत करके यहाँ घुसने की कोशिश करेगा? मैंने उसे कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। मैंने बस आसमान की ओर उंगली उठाई, जहां हमारे ऊपर अजीब बैंगनी लाल रंग का आकाश फैला हुआ था। ओल्ड सैम, आसमान का रंग देखिए। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी गंभीरता थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। कुछ ठीक नहीं है, इलाज से बेहतर है सावधानी। उसी पल ओल्ड सैम के पास रखा उसका फोन अचानक जल उठा और उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकने लगा। वो एक ताज़ा खबर थी। युवा प्रशिक्षु ने जिज्ञासा में उस पर क्लिक कर दिया। समाचार प्रस्तुतकर्ता की शांत आवाज गूंज उठी। ताज़ा खबर, एक दुर्लभ भूचुंबकीय तूफान के कारण दुनिया के कई उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में अद्भुत ऑरोरा यानी नॉर्दर्न लाइट्स दिखाई दिए हैं। हमारे देश के उत्तरी क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर भी दुर्लभ लाल और हरे रंग के ऑरोरा देखे गए हैं। स्क्रीन पर दुनिया भर की तस्वीरें एक एक करके चलने लगीं। आसमान अजीब और बहते हुए रंगीन रिबन से फटा हुआ दिखाई दे रहा था। ये दृश्य बेहद रहस्यमय और अविश्वसनीय था। उन तस्वीरों में से एक में आसमान का रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमारे सिर के ऊपर फैली हुई बैंगनी लाल सांझ की चमक। खगोलविदों का कहना है कि ये भूचुंबकीय असामान्यता अभूतपूर्व स्तर की है और इसके सटीक कारण की अभी भी तुरंत जांच की जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे घबराएं नहीं। ओल्ड सैम ने अपने फोन पर उस अजीब ऑरोरा को देखा, फिर अपने सिर के ऊपर फैले हुए दबाव भरे आसमान की ओर नजर उठाई। आखिरकार वो मेरे शांत और भावहीन चेहरे की ओर मुड़ा। अचानक एक अनजानी सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, कमर से लेकर गर्दन तक। वो बिना वजह कांप उठा। मैं समझ गया बॉस। ओल्ड सैम की आवाज अब गंभीर और दृढ़ हो चुकी थी। अब किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं थी। कल सुबह मैं लोगों को लेकर आऊंगा। मैं वादा करता हूं हम सब कुछ ठीक वैसे ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। मैंने हल्के से सिर हिलाया और घर के अंदर प्रवेश कर गया। खाली कमरा एक अजीब सी खामोशी और अनजानी भावना से भरा हुआ था। सीमेंट और धूल की गंध हवा में फैली हुई थी। मैं विशाल बुलेट प्रूफ कांच की खिड़की के सामने खड़ा था, बाहर की शांत रात को देख रहा था। एक अजीब सा सुरक्षा का एहसास, जैसे सब कुछ मेरे नियंत्रण में हो, मुझे घेर रहा था। अचानक फोन एक बार वाइब्रेट हुआ। ये तांगियाओं का संदेश था। मेरा निवेश आखिर कब फल देगा?
उधर जुएंग ब्याज के लिए बहुत दबाव डाल रहा है। मैंने उस किस वाले इमोजी को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा दिया। मेरी उंगलियां तेजी से जवाब टाइप करने लगी। जल्द ही चिप आने वाली है। संदेश भेज दिया गया। मैंने फ़ोन नीचे रखा और फिर से खिड़की के बाहर देखा। आंगन में खड़ा वो पुराना घना पेड़ रात की खामोशी में चुपचाप खड़ा था। अचानक एक पत्ता शाखा से अलग हो गया। उसे हवा ने नहीं उड़ाया, वो खुद ही धीरे धीरे घूमता हुआ नीचे गिरने लगा। वो एक मुरझाया हुआ पीला पत्ता था, जिसके किनारे मुड़े हुए थे और नसें सूख चुकी थीं, मानो उसमें से मौत की हल्की सी सांस निकल रही हो। अभी तो गर्मियों की शुरुआत ही हुई थी। रात बिना किसी घटना के बीत गई, लेकिन अगले दिन भोर होते ही, जैसे ही सूरज की पहली किरण बुलेट प्रूफ कांच से अंदर आई, मैं पहले से ही विला के बेसमेंट में मौजूद था। इस जगह को ओल्ड सैम की टीम ने पूरी तरह से नया बनाया था। दीवारों और छत को कई परतों वाले वाटरप्रूफ और साउंड प्रूफ मटीरियल से मजबूत किया गया था। वेंटिलेशन सिस्टम सीधे बाहर छिपे हुए एयर आउटलेट से जुड़ा हुआ था। यही इस प्रलय रोधी किले का दिल था। सिर्फ एक विचार के साथ कई बक्से अचानक प्रकट हो गए। पूरी तरह नए उपकरण अचानक कहीं से प्रकट हो गए। मैंने पैकेजिंग खोली, धातु के सपोर्ट फ्रेम जोड़े और उच्च शक्ति वाली ग्रो लाइट स्थापित की। बैंगनी लाल रोशनी जल उठी, जिसने पूरे स्थान को एक साई-फाई फिल्म के एलियन बेस जैसा बना दिया। इसके बाद मैंने हाइड्रोपोनिक खेती प्रणाली लगाई। मैंने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के पाइपलाइन सिस्टम को जोड़ा और सफ़ेद कल्चर ट्रे सेट की। सब पूरा होने के बाद मैंने कई स्पेस ग्रेड बीजों के पैकेट निकाले, तेजी से बढ़ने वाली लेट्यूस और सूखा प्रतिरोधी चाइव्स। ये वही विटामिन स्रोत थे जो प्रलय की शुरुआत में सबसे जल्दी उगाए जा सकते थे। मैंने कुशल हाथों से बीजों को कल्चर मीडियम में बोया और उन्हें पोषक घोल से भिगो दिया। कुछ ही घंटों बाद आखिरी लाइट भी सेट हो चुकी थी। भूमिगत इको ग्रो गार्डन अब आकार ले चुका था। मैं उस बैंगनी रोशनी के नीचे खड़ा रहा, जैसे मैं पहले से ही उन छोटे छोटे हरे अंकुरों को देख रहा हूं, जो कुछ ही दिनों में निकलने वाले थे। ये जीवन का रंग था, जो भविष्य में सोने से भी ज्यादा कीमती होने वाला था। मैं बिना रुके बेसमेंट के दूसरे कोने की ओर बढ़ गया। वहां एक बड़ा और उन्नत वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम रखा था। ये मशीन लगभग हर तरह के प्रदूषण को साफ कर सकती थी, यहां तक कि भारी धातु और परमाणु विकिरण को भी। मैंने इसे गहरे भूमिगत पानी के कुएं से जोड़ा और पाइपलाइन सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। छत पर बारिश और बर्फ के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था थी। एक पूरा बंद सर्किट वाला जीवन रक्षा सिस्टम तैयार हो चुका था। मैंने वॉल्व खोला और मशीन चालू कर दी। एक हल्की गूंज के साथ रोशनी धीमी हो गई, इंडिकेटर जल उठा और ट्यूब से साफ क्रिस्टल जैसा पानी बहने लगा। मैंने थोड़ा पानी अपनी हथेली में लिया। वो ठंडा था और हल्का सा मीठा स्वाद लिए हुए था। मैंने उसे बर्बाद नहीं किया। मैंने आउटपुट को सीधे अपने खजाने वाले स्पेस से जोड़ दिया। मेरा मन उसमें चला गया और मैंने कल्पना की कि अचानक एक साधारण आकार का बड़ा स्विमिंग पूल वहां बन गया है। अगले ही पल खाली जमीन पर एक बड़ा सफेद पूल प्रकट हो गया। शुद्ध पानी कहीं से अचानक गिरने लगा, जैसे झरना हो, और पूल में तेज आवाज के साथ भरने लगा। पानी का स्तर बढ़ता देख मेरे दिल में सुरक्षा का एहसास और मजबूत हो गया। खाना, पानी और ऊर्जा, जीने के ये तीन मुख्य तत्व मेरे हाथ में पूरी तरह थे। तभी अचानक एक तेज घंटी बजी। सिर्फ घंटी नहीं, जैसे कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा हो। मैंने निगरानी स्क्रीन पर देखा, एक लंबा और पतला आदमी सस्ते सूट में, बालों को अच्छी तरह से सेट किए हुए दरवाजे पर बेचैनी से खड़ा था। वो रेजिडेंस का मैनेजर था। मैंने उपकरण बंद किया, ऊपर गया और दरवाजा खोला। नमस्ते, मैं रेजिडेंस का मैनेजर हूं। मेरा उपनाम ईस्टन है। मैनेजर का चेहरा गंभीर था और वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसने अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर आंगन के अंदर भी झांकने की कोशिश की। क्या आप नए मालिक हैं? आपको पता है कि आपके काम से बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। प्रशासन को पहले ही कई शिकायतें मिल चुकी हैं। उसका लहजा पूरी तरह आरोप लगाने वाला और घमंडी था। और आपकी बाहरी दीवार की मरम्मत तथा आंगन की बाड़ को ऊंचा करना, ये सब अवैध निर्माण है। नियमों के अनुसार इन्हें पूरी तरह तोड़कर पहले जैसी स्थिति में लाना होगा। मैनेजर ने एक निष्पक्ष अधिकारी जैसा दिखने की कोशिश करते हुए ठुड्डी ऊपर उठा ली। मैं उसे चुपचाप देखता रहा। मेरी नज़र में खतरे को पहचानने की क्षमता से उसके सिर के ऊपर पीला रंग दिखाई दे रहा था, जो उसकी चिड़चिड़ाहट को दर्शा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक काली विकृत आभा थी जो उसकी लालच को दिखा रही थी। वो समस्या सुलझाने नहीं आया था, बल्कि उससे फायदा उठाने आया था। तोड़ना है? मैंने बिना किसी भाव के दोहराया। हाँ, तोड़ना ही होगा। मैनेजर को लगा कि उसने मुझे डरा दिया है। उसका व्यवहार और भी घमंडी हो गया। वरना हम प्रशासन को रिपोर्ट करेंगे और आपको जबरदस्ती ये सब हटवाना पड़ेगा। मैंने सिर हिलाया और अंदर चला गया।
मैनेजर मुस्कुराया, सोचते हुए कि मैं डर गया हूं। उसे लगा पैसा हो तो ये लोग आखिर में झुक ही जाते हैं। अगले ही पल मैं बाहर निकला। मेरे हाथ में कोई कागज नहीं था, बल्कि एक काला प्लास्टिक बैग था, जिसे मैंने लापरवाही से मैनेजर की तरफ फेंक दिया। बैग खुल गया, जिसमें चमचमाती नई लाल नोटों की 20 गड्डियां दिखाई दी। साथ में 2 पैकेट सिगरेट भी थे। कुल मिलाकर करीब 2 लाख थे। 10 साल की फीस पहले से ही एडवांस में दे दी है। बाकी पैसा डायरेक्टर की परेशानी के लिए है। एक ड्रिंक लेने के लिए काफी है। डायरेक्टर के चेहरे के भाव जम गए। उसकी आंखें उस पैसे और सिगरेट पर टिकी रहीं और वो जोर से निगल गया। 10 साल की फीस, सालाना लगभग 10,000 से थोड़ी ज्यादा, और ये लड़का अभी अभी 2 लाख यूं ही फेंक रहा है। ये नियमों के अनुसार ठीक नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें अब भी बैग से हट नहीं रही थीं। मैंने उसकी चाल को साफ समझ लिया। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसके कान के पास झुक गया। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। मुझे शांति पसंद है। मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे परेशान करे। मेरे शब्दों में एक ऐसी ठंडक थी जिसमें कोई जवाब देने की गुंजाइश नहीं थी। डायरेक्टर, मेरे घर की दीवारें बहुत अच्छी तरह से साउंड प्रूफ नहीं है। कभी कभी मैं ऐसी चीजें सुन लेता हूं जो मुझे नहीं सुननी चाहिए। डायरेक्टर का शरीर अचानक सख्त हो गया। उसकी पीठ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि ये लाठी और गाजर का खेल है, एक चेतावनी। वो तुरंत नीचे झुककर प्लास्टिक बैग उठा लेता है। उसके हाव भाव इतने सहज थे जैसे उसने ये काम हजारों बार किया हो। उसका अधिकारी जैसा सख्त लहजा गायब हो गया और उसकी जगह एक चापलूसी भरी मुस्कान आ गई। ओ युवा मालिक, घर, आप बहुत दयालु हैं। उसने बैग को कसकर पकड़ा और शरीर को गहराई से झुका लिया। वो बोला, मैं तो बस आपके साथ मजाक कर रहा था। आपके जैसे बड़े मालिक जो अपनी निजी जिंदगी को इतना महत्व देते हैं, हमारी सोसाइटी पूरी तरह आपका समर्थन करेगी और बिना किसी शर्त के सहयोग करेगी। मैंने उस मजबूत दीवार की तरफ इशारा किया और अंगूठा ऊपर कर दिया। ये कोई अवैध निर्माण नहीं है, ये कला है, ये सुरक्षा की भावना का असली रूप है। मैं अभी जाकर बाकी मालिकों को समझा देता हूं कि कोई भी हंगामा ना करे। चिंता मत कीजिए युवा मास्टर घर, अगर आपको भविष्य में किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे मुझे बुलाइए। मैं गारंटी देता हूं कि कोई भी आपको फिर से परेशान नहीं करेगा। ये कहकर उसने फिर से बैग को कसकर पकड़ लिया, सिर हिलाया, झुककर अभिवादन किया और जल्दी से चला गया, जैसे उसे डर हो कि 1 सेकंड और रुकना भी अपमान होगा। मैंने उसकी पीठ को भागते हुए देखा। मेरी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मेरे इस सुरक्षित ठिकाने में पैसा सिर्फ कागज है, लेकिन फिलहाल ये अभी भी बहुत सी समस्याएं हल कर सकता है। इसी दौरान शहर के दिल में स्थित एक आलीशान अपार्टमेंट में माहौल भारी था। टैंग याओ सोफे के कोने में सिमटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो ठीक से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। उसके सामने जागन बैठा था, एक दबंग और प्रभावशाली अंदाज में। उसके साथ 2 काले कपड़ों वाले बॉडीगार्ड खड़े थे। वो अपने हाथ में सोने का लाइटर घुमा रहा था। लाइटर का ढक्कन बार बार खुल बंद हो रहा था। लाइटर की ढक्कन लगातार खुलने बंद होने की आवाज गूंज रही थी। हर क्लिक टांग याओ के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। मेरी छोटी याओ, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसने टांग याओ को और ज्यादा कांपने पर मजबूर कर दिया। तुमने इस निवेश के बारे में लगभग 1 हफ्ते पहले कहा था। अभी तक कुछ भी क्यों नहीं हुआ? उसने टांग याओ की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में पहले वाली चाहत या लगाव नहीं था, सिर्फ सवाल और बेचैनी थी। लेकिन 5 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। ब्याज हर दिन बढ़ रहा है। भाई गे, प्लीज थोड़ा और इंतजार कर लो। टांग याओ की आवाज गले में अटक गई। उसने कहा है कि जल्द ही खबर मिलेगी, एक बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज। उसने ठंडी हंसी हंसी। लाइटर फिर क्लिक हुआ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अभी पैसे चाहिए। वो खड़ा हो गया और टांग याओ के पास आने लगा। या तो तुम मेरे 5 लाख और उसका ब्याज अभी वापस करो। उसकी नजर उसके खूबसूरत चेहरे और शरीर पर फिसली, या फिर उसकी आंखों में क्रूरता चमक उठी। टांग याओ को लगा जैसे उसकी हड्डियों में बर्फ उतर गई हो। वो समझ चुकी थी कि वो किस तरह का इंसान है। उसके बारे में पहले ही अफवाहें थीं। उसके हाथों पड़ना मौत से भी बदतर था। नहीं, ऐसा मत करो। वो पीछे हटती गई, डर से कांपते हुए, और दिमाग में बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। और तभी उसके मन में एक गंदी, खतरनाक सोच पैदा हुई। ये सब गू ये की वजह से है। अगर गू ये नहीं होता तो मैं कभी इस हालत में नहीं आती। उसने तुम्हारा पैसा भी लिया और मेरा भी धोखा दिया। नहीं, उसने निवेश नहीं किया।
उसने उस पैसे से पहाड़ की ढलान पर एक बहुत बड़ी विला खरीद ली। जुआन अचानक रुक गया और आंखें सिकोड़ ली। विला? हाँ। टांगयाओ घिसटते हुए टेबल तक गई और अपने फोन से तस्वीरें निकालने लगी। वो तस्वीर प्राइवेट डिटेक्टिव ने ली थी, मेरी स्टील जैसी किलेबंदी। यहां देखो, विला नंबर 01 युंडिन चानचान। उसने सारा पैसा यहीं लगा दिया है। टांगयाओ आग में घी डालते हुए चिल्लाई। उसने कहा था कि दुनिया का अंत आने वाला है, वो इसे एक बंकर बनाना चाहता है। वो पागल है, पूरा पागल। सारा पैसा उसके पास ही है, जाओ उसे पकड़ो। जुआन ने तस्वीर में उस ग्रे अजीब आकार वाली इमारत को देखा और उसकी आंखों में लालच भर गया। इतना पैसा सिर्फ रेनोवेशन पर खर्च करना, इसका मतलब है कि उस लड़के के पास 5 लाख से भी ज्यादा है। उसने धीमे से बुदबुदाया, दुनिया के अंत के लिए बंकर। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। उसने हल्के से टांगयाओ के गाल पर हाथ रखा। ठीक है, अगर तुम सच बोल रही हो तो मैं इस बार तुम्हें छोड़ दूंगा। वो खड़ा हुआ और अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया, आदमी बुलाओ। उसने जैकेट पहनी और आंखों में खतरनाक चमक के साथ कहा, हम जाकर हमारे प्यारे मिस्टर जी से मिलने वाले हैं, जो हाइबरनेशन की तैयारी कर रहा है। कुछ काली वैन गाड़ियों के काफिले में भूमिगत पार्किंग से निकली और तेजी से पहाड़ी विला की तरफ दौड़ पड़ी। रात धीरे धीरे ढल रही थी। कई काली गाड़ियां, जैसे खून की गंध सूंघने वाले जानवर, युंडिन चानचान की घुमावदार पहाड़ी सड़क पर तेजी से ऊपर चढ़ रही थीं। टायरों की तेज आवाज ने रेजिडेंशियल इलाके की शांति तोड़ दी। गाड़ियां रुकते ही दरवाजे जोर से खुले और 10 से ज्यादा मजबूत काले कपड़ों वाले आदमी बाहर निकले। उनके हाथों में बैट्स थे और उनके चेहरे पर हत्या जैसी नीयत साफ दिख रही थी। सबसे आगे जोझान चल रहा था, अपनी टाई ठीक करते हुए। उसकी गहरी नजर दूर खड़ी ग्रे स्टील जैसी किलेबंदी पर टिक गई। यही है। टांगयाओ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे 2 बॉडीगार्ड्स पकड़कर खड़े थे और वो कांपते हुए सिर हिला रही थी। हाँ, यही विला नंबर 01 है। जोझान ने सूंघते हुए तिरस्कार भरी आवाज निकाली। उसने हाथ उठाया। आगे बढ़ो, दरवाजा तोड़ो। एक गंजा और भारी भरकम आदमी आगे आया और बिना घंटी बजाए सीधे दरवाजे पर घूंसे मारने लगा। धड़ाम धड़ाम। भारी और गूंजती आवाज रात में फैल गई, जैसे खुली चुनौती हो। अंदर विला के डाइनिंग हॉल में तेज रोशनी जल रही थी। मैं शांति से बैठा हुआ था, अपने खाने का एक टुकड़ा काटकर धीरे धीरे खा रहा था। सामने की दीवार पर एक बड़ा स्क्रीन लगा था, जिसमें कई सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड चल रही थी। एक स्क्रीन पर वे अतिथि दरवाजे के बाहर खड़े दिखाई दे रहे थे। जोझान का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। टांगयाओ किसी डरी हुई चिड़िया की तरह लग रही थी और मैं आराम से खाना खा रहा था, जैसे कुछ भी खास नहीं हो रहा हो। मैंने अपने लिए एक ड्रिंक डाली। दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे, बाहर से आवाज आई। जोइंग ने दरवाजा पीटने वाले आदमी को पीछे धकेल दिया। वो कैमरे के पास आया और अनजाने में अपना कॉलर ठीक किया। गुये, मैं हूं जोइंग। उसने जानबूझकर आवाज धीमी कर ली, जैसे मजबूरी में पुरानी जान पहचान निकाल रहा हो। पुराना क्लासमेट, भाई जैसा। दरवाजा खोल दे, मैं सामने से बात करना चाहता हूं। पीछे से कोई उसे जल्दी करने के लिए धक्का दे रहा था। बैट की एक तेज आवाज सीढ़ियों पर गिरी। जोइंग की आंख में हल्का सा ऐठन आया। उसने मुड़कर उस आदमी को घूरा और फिर वापस कैमरे की तरफ देखा। उसका लहजा थोड़ा सख्त हो गया। मेरे काम को मुश्किल मत बना, तुम जानते हो मैं अकेला नहीं आया हूं। मैंने एक टिश्यू लिया और अपने होंठ के किनारे को पोंछा। मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया। मेरी आवाज सीधी और शांत थी। ये सही समय नहीं है। जोइंग का चेहरा तुरंत कठोर हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधे जवाब दूंगा। पीछे खड़े गुंडे तुरंत भड़क उठे। क्या घमंडी लड़का है। भाई छोड़ो इन बातों को, दरवाजा तोड़ दो। जोइंग का गला ऊपर नीचे हुआ। उसकी आंखें गुस्से से काली पड़ गईं, लेकिन फिर भी उसने मुझे मेरे पुराने नाम से पुकारा। गुये, तुम सच में ऐसा चाहते हो? अगर तुम दरवाजा नहीं खोलते तो मैं अपने आदमियों के सामने अपनी इज्जत खो दूंगा, और अगर हालात बिगड़े तो फिर कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। मैंने शराब का एक घूंट लिया और धीरे धीरे बोला, जोइंग, हर निवेश में जोखिम होता है, सावधानी रखना जरूरी है, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। वो तुरंत सख्त हो गया, जैसे निवेश शब्द ने उसके अंदर कोई संवेदनशील तार छेड़ दिया हो। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। मैंने 5 लाख लगाए हैं और अब मुझे मेरा पैसा चाहिए। मेरी आवाज में हल्की सी ताना था। पैसा? तुम भूल गए हो क्या? हमने एक क्लोज्ड फंड प्रोजेक्ट पर साइन किया था। क्या बकवास है? क्लोज्ड फंड? शब्दों का खेल मत खेलो। प्रोजेक्ट अभी लॉक इन पीरियड में है
अगर तुम अभी पैसे निकालते हो तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं शांत था। थोड़ा धैर्य रखो, 1 हफ्ता और इंतजार करो। 1 हफ्ते में पहला फेज लिक्विडेट हो जाएगा, तुम्हारे 5 लाख दोगुने हो जाएंगे। जोइंग की सांस तेज हो गई। दुगने? 5 लाख से 1 मिलियन? उसकी आंखों में गुस्सा धीरे धीरे बदलने लगा और उसकी जगह कुछ और खतरनाक आ गया। लालच। एक टूटे हुए इंसान की आखिरी उम्मीद जैसा। साला, 1 हफ्ते में दुगना? हां, मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। दरवाजा वहीं है, तोड़ना है तो तोड़ लो, या 1 हफ्ते बाद आकर अपना 1 मिलियन ले जाओ। और अगर अभी कुछ किया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने सीधा कॉल काट दिया। स्क्रीन पर जोइंग का चेहरा बदलता रहा, गुस्सा, उलझन और लालच का एक तूफान बनकर। उसके चेहरे पर मैं साफ देख सकता था कि 1 मिलियन का लालच उसके दिमाग में एक विशाल कांटे की तरह फंस गया था। वो हिचक रहा था, लेकिन उस मुनाफे को छोड़ना भी नहीं चाहता था। उसकी नज़र बार बार दरवाजे और अपने आदमियों के बीच घूम रही थी, जैसे वो सोच रहा हो, अगर ये सच हुआ तो इस लड़के ने अपनी विला को इतना पैसा लगाकर एक कछुए जैसा खिला बना दिया है। शायद उसके पास सच में कमाने का कोई तरीका है। अगर ऐसा है तो हमें अंदर घुसना चाहिए। उसी समय जोजान की नज़र टांग याओ के पीले पड़े चेहरे पर गई। उसके अंदर जमा गुस्सा और उलझन के लिए उसे एक निशाना चाहिए था। पाक! एक तेज थप्पड़ गूंजा। जोजान ने गुस्से में टांग याओ को जोर से थप्पड़ मार दिया। वो लड़खड़ा गई। उसके होंठ के कोने से खून निकल आया और उसके कानों में सीटी जैसी आवाज़ गूंजने लगी। तू ही है जिसने मुझे इस मुसीबत में डाला है। तूने मुझे अपने आदमियों के सामने बेवकूफ़ बना दिया। उसने अपना सारा गुस्सा और शक उसी पर निकाल दिया। फिर वो मुड़ा और अपने आदमियों पर चिल्लाया, क्या देख रहे हो, चलो वापस, इसे ले जाओ। 2 गुंडे आगे आए और टांग याओ को दोनों तरफ से पकड़ लिया। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल उसे एक काड़ी गाड़ी में घसीटकर फेंक दिया गया। धड़ाम! दरवाज़ा बंद हो गया। जोजान का चेहरा अंधेरा पड़ चुका था। उसने अपनी कलाई झटकी, मुड़ा और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ियों के इंजन गरजे और पूरा काफिला तेजी से वहां से गायब हो गया। विला के प्रवेश पर सिर्फ सन्नाटा रह गया। विला एक पल में खाली हो गया। सिर्फ कुछ खून के धब्बे रह गए थे, जिन्हें हवा धीरे धीरे मिटा रही थी। बेतरतीब पद चिन्हों के निशान भी रात में जल्दी ही गायब हो गए, जैसे अंधेरे ने उन्हें निगल लिया हो। अंदर मैंने अपना आखिरी स्टेक खत्म किया और प्लेट डिशवॉशर में रख दी। मैंने सीसीटीवी मॉनिटर को बिना किसी खास ध्यान के बंद कर दिया। फिर मैं लिविंग रूम की बड़ी कांच की खिड़की की तरफ चला गया और बाहर गहरे बैंगनी रंग के आसमान को देखने लगा। सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार चल रहा था। अचानक मेरे माथे के बीचों बीच एक तेज चुभती हुई दर्द की लहर उठी। ये दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, ये आत्मा की गहराइयों से आने वाली चेतावनी थी। मुझे खतरे का एहसास हुआ। इस क्षमता को पाने के बाद पहली बार इतना तीव्र संकेत मिला था। चारों तरफ तनाव फैल गया था, ऊपर नीचे, जैसे पूरा संसार अभी किसी विनाशकारी स्थिति में बदलने वाला हो। मेरी पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। उसी पल लिविंग रूम की टीवी स्क्रीन, जो वित्तीय खबरें दिखा रही थी, अचानक झपकने लगी। चित्र अचानक कट गया। कुछ आपातकालीन अलार्म बजने के बाद एक गंभीर चेहरे वाला एंकर दिखाई दिया। हम अपने नियमित कार्यक्रम को रोककर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ये एक वैश्विक आपात सूचना है। उसकी आवाज़ तनाव से भरी हुई थी, जैसे उसे खुद भी अभी अभी स्क्रिप्ट मिली हो। राष्ट्रीय अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र की निगरानी के अनुसार सूरज पर एक अत्यंत शक्तिशाली सोलर फ्लेयर हुआ था, क्लास 10.28 की तीव्रता वाला। इसके साथ निकली कोरोना मास इजेक्शन CME अविश्वसनीय गति से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रही थी। टीवी स्क्रीन पर एक एनिमेटेड सिमुलेशन दिखाया गया, जो स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया था। सूर्य की सतह से एक विशाल अग्निगोलक फटकर बाहर निकला और अपने साथ हजारों टन आवेशित कण लेकर आया, जो एक विनाशकारी तूफान की तरह सीधे नीले ग्रह की ओर बढ़ रहे थे। एंकर की आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार उसमें छिपा हुआ कंपन साफ महसूस हो रहा था। अनुमान है कि ये उच्च ऊर्जा कणों की धारा 12 घंटे के भीतर पृथ्वी तक पहुंच जाएगी और तब तक ये पूरी दुनिया में अत्यंत तीव्र जियोमैग्नेटिक तूफान पैदा करेगी। विशेषज्ञों के अनुसार कक्षा में मौजूद सभी सैटेलाइट्स निष्क्रिय हो सकते हैं। पृथ्वी की संचार प्रणाली, बिजली नेटवर्क और वित्तीय सिस्टम भारी और लंबे समय तक रुकावट का सामना कर सकते हैं। सभी नागरिकों से तुरंत। एंकर अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। टीवी स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। चित्र तेजी से बिगड़ गया और स्क्रीन पर शोर भर गया। ध्वनि कट गई।
पूरी स्क्रीन सफेद नीले शोर में बदल गई। एक तेज इलेक्ट्रिक बज़ पूरे खाली विला में गूंज उठा। वैश्विक प्रसारण अचानक बंद हो गया था। मैं वहीं खड़ा था, बिना हिले। मैंने अपनी पलकों तक भी नहीं उठाई, बस उस बेकार सी दिखने वाली टीवी को सुस्त नज़र से देखता रहा। मेरे माथे के बीच जो तेज दर्द उठा था, वही सबसे सटीक काउंटडाउन था। 12 घंटे बचे थे मुख्य तूफान के आने में, लेकिन इसके शुरुआती असर कभी भी शुरू हो सकते थे। असली तैयारी कभी काउंटडाउन शुरू होने के बाद नहीं होती। जो इंतजार करता है वो अपनी जान से खेलता है। मैंने हल्की सांस छोड़ी। मेरे दिल में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब डरावनी शांति थी, जैसे सब पहले से तय हो चुका हो। मैं मुड़ा और नीचे बेसमेंट की तरफ चला गया। फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, मैकेनिकल कोड, 3 अलग अलग सुरक्षा परतें। एक एक करके भारी दरवाजे खुलते गए और पीछे एक मोटा एलॉय दरवाजा बंद हो गया, जिससे एक गहरी संतोषजनक आवाज आई। अंडरग्राउंड वेयरहाउस की लाइट्स चल उठीं। सामने बिल्कुल सैन्य सटीकता से सजी हुई अलमारियां थीं। चावल, नूडल्स, तेल, डिब्बाबंद खाना, सूखा भोजन, कंप्रेस्ड बिस्किट, नमक, चीनी, मसाले, वाटर प्यूरिफिकेशन टैबलेट, दवाइयाँ, डिस्पोजेबल ग्लव्स, फिल्टर, बैटरियाँ, फ्यूल, सब कुछ श्रेणीबद्ध, लेबल और तारीख के साथ व्यवस्थित था। ये सब नया नहीं था। 1 हफ्ता पहले ही मैंने खतरे को पहली बार महसूस किया था। मेरे माथे के बीच वही सुई जैसी चुभन, तेज नहीं लेकिन पर्याप्त थी। समझने के लिए ये साफ था। वास्तविक आपदा कब होगी ये सवाल नहीं था, बल्कि कब शुरू होगी ये निश्चित था। उसी दिन से मैंने 3 स्तरों में तैयारी शुरू कर दी थी। पहला स्तर, लंबी अवधि की जीवित रहने की तैयारी। यहां लक्ष्य पैसा बचाना नहीं था, सिर्फ जीवित रहना था। उच्च ऊर्जा, लंबे समय तक टिकने वाला, आसानी से स्टोर किया जा सकने वाला और रेशन में बांटा जा सकने वाला सामान। इन स्टोरेज ने वेयरहाउस का लगभग आधा हिस्सा भर दिया था। दूसरा स्तर, मध्यम अवधि की सुविधा। फ्रोजन मीट, सब्जियां, कॉफी, चाय, शराब, स्नैक्स, मसाले, बेसिक सूप स्टॉक। ये चीजें जरूरी नहीं थीं, लेकिन वे साधारण जीवन को भी जीने लायक बना देती थीं। तीसरा स्तर, अल्पकालिक आनंद, दुनिया के अंत में भी। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं थी, बल्कि ये भी कि क्या आप खाते समय आनंद महसूस करते हैं या नहीं। लॉबस्टर, बियर, स्टेक, चीज, डेजर्ट, सब वैक्यूम पैक करके फ्रीजर में रखा गया था। मैंने एक फ्रीजर खोला। ठंडी हवा का झोंका सीधे चेहरे पर लगा। अंदर पारदर्शी वैक्यूम पैकेट ऐसे रखे थे जैसे ईंटें हों। चमकदार लाल लॉबस्टर, मोटे स्टेक और मार्बलिंग वाले रिब्स चुपचाप रखे हुए थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बाहर लोग आखिरी चावल के बैग के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे, और मैं बस आखिरी इन्वेंट्री चेक कर रहा था। सूची निकाली और हर चीज को एक एक करके वेरीफाई किया। मात्रा, एक्सपायरी डेट, लोकेशन, रिजर्व स्टॉक, सब कुछ कंफर्म करने के बाद बस एक विचार ही काफी था। और उसी पल हर चीज, हर बॉक्स, हर वैक्यूम पैक, हर सूखा खाना, हर डिब्बाबंद वस्तु, दवाइयां, पानी शुद्ध करने की गोलियां, ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें उठा लिया हो और वे हवा में विलीन हो गए हों, मेरे स्टोरेज स्पेस में चले गए हों। एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है, जहां गर्म खाना ठंडा नहीं होता और ठंडा खाना खराब नहीं होता, जहां दवाइयां कभी एक्सपायर नहीं होती। मुझे बस उन्हें सही तरीके से व्यवस्थित करना था, ताकि आने वाले हर दिन के प्लान के अनुसार उनका उपयोग हो सके। आखिर में मैंने कुछ अल्पकालिक आनंद वाली चीजें जल्दी एक्सेस जोन में रख दी। आज रात मैं उनमें से कुछ का आनंद लूंगा, इसलिए नहीं कि मेरे पास समय की कमी थी, बल्कि इसलिए कि अब बाहर की दुनिया इस लायक नहीं रही थी कि मैं उसके लिए किसी भी खाने की लड़ाई लड़ूं। मैंने फ्रीजर बंद किया और फिर से मॉनिटर रूम में चला गया। पहाड़ के नीचे शहर में पूरी तरह अराजकता फैल चुकी थी। सड़कें जाम थीं, हॉर्न लगातार बज रहे थे। लोग अपने घरों और ऑफिसों से बाहर निकलकर सुपरमार्केट और पेट्रोल पंप की तरफ भाग रहे थे। पैनिक शुरू हो चुका था। मैंने ताज़ा पिसी हुई कॉफ़ी बनाई और चमड़े के सोफे पर बैठ गया। मेरी नज़र पहाड़ के नीचे मुख्य सड़क पर थी। सुपरमार्केट का एंट्री एरिया पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, सामान लूट रहे थे, लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी थीं। एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसने अभी अभी एक बैग उठाया था। जिस आदमी के हाथ में आखिरी चावल का बैग था, उसे एक ताकतवर युवक ने जमीन पर गिरा दिया। युवक ने उससे बैग छीन लिया और तुरंत भाग गया। वो आदमी न था, उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। उसने एक ईंट उठाई
और चिल्लाते हुए उसका पीछा किया। थोड़ी दूर पर एक महिला को सिर्फ कुछ पानी की बोतलों के लिए बेरहमी से पीटा जा रहा था। भीड़ में कोई किसी का नहीं था। अराजकता, लूट, हिंसा, आपदा अभी आई भी नहीं थी, लेकिन मानवता पहले ही टूट चुकी थी। मैं चुपचाप ये सब देख रहा था, जैसे कोई काला सफेद उबाऊ फिल्म देख रहा हूं। ना कोई दया, ना सहानुभूति, दिल पूरी तरह शांत, जैसे स्थिर पानी। रात 10 बजे मैंने आखिरी जांच पूरी की। दरवाजों का लॉक, पावर सिस्टम स्विच ओवर, एयर फिल्ट्रेशन, पानी टैंक प्रेशर, बैकअप फ्यूल, सर्वर टेम्परेचर और बाहरी सेंसर सिग्नल, सब कुछ परफेक्ट था। मैं सेंट्रल कंट्रोल कंसोल के पास गया। पारदर्शी कवर के नीचे लाल बटन था। मैंने उसे उठाया और एक साफ क्लिक के साथ दबा दिया। तुरंत एक भारी मशीन की गूंज सुनाई दी। बाहरी आंगन का 30 सेंटीमीटर मोटा एलॉय दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। 16 भारी लॉक दीवार में धंस गए। इसके बाद स्टील के शटर नीचे गिर गए। सभी खिड़कियां सील हो गईं। एक आखिरी गूंज के साथ विला पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कट गई। अब कोई भी आवाज अंदर नहीं आ सकती थी। बाहर से कोई रोशनी अंदर नहीं आ रही थी, न कोई आवाज बाहर निकल रही थी। अब ये जगह एक अकेला द्वीप बन चुकी थी। अंदर की लाइटें अपने आप एडजस्ट हो रही थीं। वेंटिलेशन सिस्टम लगातार धीमी गूंज कर रहा था। मैं वापस लिविंग रूम में आ गया। तापमान स्थिर था, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं टी-शर्ट और शॉर्ट्स में था, नंगे पैर ऊन के कालीन पर चलता हुआ। मैंने स्टोर रूम से कुछ लॉबस्टर निकाले और पैक खोलकर सीधे बर्तन में डाल दिए। ढक्कन उठाते ही एक तीखी लेकिन स्वादिष्ट खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। फिर मैंने फ्रिज से ठंडी बियर निकाली। प्स्क की आवाज के साथ कैन खुली। बड़ी टीवी स्क्रीन पर ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड चल रहा था। हल्का संगीत बज रहा था और बाहर का आसमान अजीब तरह से लाल हो रहा था। दो पूरी तरह अलग दुनिया। मैंने एक लाल चमकता लॉबस्टर उठाया और उसे खाया। फिर बियर की एक ठंडी घोंट ली। एक सिहरन पूरी शरीर में दौड़ गई। ये सच में मेरा आखिरी खाना था। इसलिए नहीं कि अब खाना नहीं मिलेगा, बल्कि इसलिए कि अब बाहरी दुनिया का नियम टूटने वाला था और मुझे उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। मैं सोफे पर ढह गया और आंखें बंद कर लीं, आखिरी शांत पल का आनंद लेते हुए। मेरा स्टोरेज पूरी तरह भरा था। अंडरग्राउंड गार्डन में बीज बो दिए गए थे। पानी का टैंक पूरा भरा था। जनरेटर चालू था। सब कुछ तैयार था। और ठीक उसी क्षण मेरे माथे के बीच की तेज चुभने वाली दर्द की लहर अपने चरम पर पहुंच गई। मैंने अचानक आंखें खोली और स्क्रीन की तरफ देखा। आसमान एक पल में काला पड़ गया। एक गहरा, घना, बिना किसी रोशनी का अंधकार, जैसे कोई अंतहीन खाई। हर इंसान पर एक जबरदस्त भय छा गया। सड़कों पर हो रही झड़पें तुरंत रुक गईं। डरे हुए लोग एक साथ आसमान की तरफ देखने लगे। और फिर अगले ही पल दुनिया की सारी रोशनी एक साथ बुझ गई, जैसे किसी ने मुख्य स्विच ही काट दिया हो। पहाड़ के नीचे फैली रोशनी की नदी एक सेकंड में गायब। स्ट्रीट लाइट, कार की हेडलाइट, दुकान की लाइटें, घरों की खिड़कियां, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग स्क्रीनें बाहर वाली को छोड़कर भी काली हो गईं। पूरा सिस्टम अंधकार में खो गया। विला का बैकअप पावर तुरंत चालू हो गया। लाइटें एक बार झपकीं और फिर सामान्य हो गईं। बाहर की डरावनी अंधकार के मुकाबले अंदर का उजाला और भी असामान्य लग रहा था। मैंने अपनी बियर नीचे रख दी। पुराना युग खत्म हो चुका था। मेरा युग अभी शुरू हो रहा था। मैं सेंट्रल कंसोल और दर्जनों मॉनिटरों की तरफ बढ़ा। कुछ थर्मल कैमरों को छोड़कर, जिनके पास अपना पावर सोर्स था, बाकी सभी स्क्रीन काली थीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उम्मीद से तेज और ज्यादा शक्तिशाली था। इसका मतलब था शहर के 99% असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अब सिर्फ बेकार धातु बन चुके थे। उस पल कारें, फोन, कंप्यूटर, नेटवर्क सब कुछ रुक चुका था। बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी। आधुनिक सभ्यता पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई थी। मैंने डिस्प्ले को पावर मॉनिटर स्क्रीन पर स्विच किया। जनरेटर 10 का आइकन अब भी जल रहा था। आउटपुट पावर स्थिर थी। सभी पैरामीटर सामान्य थे। फैराडे केज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को रोक दिया था। बाहरी सेंसरों की वायरिंग पूरी तरह शील्डेड थी और इम्पल्स आइसोलेशन सिस्टम से लैस थी। थर्मल कैमरे मिलिट्री ग्रेड थे, मजबूत और बाहरी पावर पर निर्भर नहीं थे, इसलिए वे अभी भी काम कर रहे थे। मेरी किलेबंदी सुरक्षित थी।
अचानक कंसोल पर एक नया अलर्ट आया। बाहरी वातावरण का तापमान असामान्य है। लाल अंकों की एक श्रृंखला स्क्रीन पर तेजी से झपकने लगी। 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। मैंने स्क्रीन को घूरा। ये सामान्य तापमान गिरावट नहीं थी। ये एक ऐसी गिरावट थी जो किसी भी प्राकृतिक नियम को चुनौती दे रही थी। मैंने केवल बची हुई थर्मल इमेज पर स्विच किया। कैमरे के माध्यम से दुनिया के रंग बदलने लगे। पहले हल्का हरा यानी सामान्य तापमान, फिर नीला यानी ठंड, और फिर गहरा नीला, और अंत में पूरा स्क्रीन नीले काले बर्फ जैसे रंग में डूब गया। 25 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस तक, मानो गर्मियों के बीच अचानक सर्दियों का चरम आ गया हो। और ये सिर्फ 1 घंटे में हो रहा था, और अभी भी गिर रहा था। बाहर कुछ अजीब आवाजें आने लगीं, बारिश से भी भारी लेकिन अलग। मैंने माइक्रोफोन का वॉल्यूम बढ़ाया। आवाज जैसे कोई रेत धातु की प्लेट पर डाल रहा हो। एक खुरचने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ध्वनि। एक ऐसी आवाज जो रीढ़ तक ठंड पहुंचा दे। दांत कटकटाने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ये ओले थे। एक भयंकर ओलावृष्टि अचानक बिना किसी चेतावनी के टूट पड़ी। कैमरे की विजिबिलिटी शून्य हो गई। बाहर सिर्फ एक उग्र सफेद अंधकार था। आपदा अभी शुरू ही हुई थी। पहाड़ के नीचे सड़क पर एक काली वैन बीच रास्ते में पड़ी थी, जैसे एक बेकार धातु का ढेर। अंदर जोझान लगातार चिल्ला रहा था, स्टार्ट हो जा साले। वो चाबी घुमा रहा था और स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के मार रहा था। डैशबोर्ड पूरी तरह बंद था, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कार मर चुकी थी। बाहर घना अंधेरा था। फोन भी नहीं चल रहा था, सिर्फ एक बेकार ईंट बन चुका था। उसके दिल में डर भरने लगा। उसके पास बैठी टांग याओ के दांत कटकटा रहे थे। मुझे ठंड लग रही है, उसकी आवाज कांप रही थी। कुछ ही पल पहले कार का हीटर उन्हें गर्म रख रहा था। अब ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ की गहरी खाई में गिर गए हों। चुप रह, जोझान ने गुस्से में दहाड़ लगाई। उसकी उंगलियां जमने लगी थीं। उसका महंगा सूट अब कागज की परत जैसा लग रहा था। मैं बाहर जाकर शरण ढूंढता हूं। उसने दरवाजा खोला। तुरंत एक बर्फीली हवा का झोंका अंदर घुस आया। जोझान, टांग याओ ने चीख लगाई, लेकिन वो पहले ही बाहर निकल चुका था। सिर्फ कुछ सेकंड, और फिर वो तुरंत वापस कार में भागकर घुस आया। बाहर हवा जानलेवा थी। बर्फ और ओले हिंसक रूप से गिर रहे थे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। बाहर निकलना निश्चित मौत थी। भाई, मैं अब और सह नहीं पा रही। टांग याओ सिसकती हली सीट पर बैठ गई। अपने आप को बाहों में कसकर पकड़ते हुए कांप रही थी। ठंड से उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। जोझान ने उसे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अब वो उसके अंदर के इंस्टिंक्ट से दब चुका था। अगर कोई हल नहीं मिला तो दोनों यहीं मर जाएंगे। इधर आ। उसने टांग याओ को अपनी तरफ खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। वो लड़की बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन कम से कम उसके शरीर में थोड़ी सी इंसानी गर्मी अभी बाकी थी। टांग याओ ने विरोध नहीं किया। वो बस उससे चिपक गई, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। उनके पतले कपड़ों के नीचे वे दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे दो जानवर फंसकर एक दूसरे की बची हुई गर्मी बांट रहे हों। इसी दौरान विला के अंदर रोशनी गर्म थी, हवा साफ थी और तापमान स्थिर था। बाहर दुनिया बर्फ और तूफान में टूट रही थी, जैसे पूरा ग्रह अंधकार में डूब रहा हो। मैंने स्टेक का आखिरी टुकड़ा चबाया और धीरे से निगल लिया। फिर बियर की एक घूंट ली और हल्का सा मुस्कुराया। बर्फबारी जारी थी। 1 मीटर से ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी थी और लगातार बढ़ रही थी। जल्द ही विला की पहली मंजिल दब जाएगी। ये जगह एक अकेला द्वीप बन जाएगी, बर्फ के समुद्र के बीच। कॉफी टेबल हल्की सी कांपी। फोन था, घर का बिना मॉडिफाई किया हुआ टर्मिनल। मैंने उसे उठाया। स्क्रीन पर एक पतली अस्थिर नेटवर्क बार झपक रही थी। कोई अधूरी डेटा स्ट्रीम रिश्ते हुए जुड़ने की कोशिश कर रही थी। ये इमरजेंसी मिलिट्री नेटवर्क का बचा हुआ चैनल था। एक बहुत ही छोटी, कम फ्रीक्वेंसी संयुक्त सिग्नल स्टेशन और सबमरीन केबल रिले नेटवर्क के जरिए ही ये सिग्नल अंदर घुस पा रहा था। लॉन्गजुआन 01 एनक्रिप्टेड कोऑर्डिनेट्स एनालिसिस शुरू।
यिनचेंग अंडरग्राउंड शेल्टर नंबर 7, अनऑथराइज्ड एक्सेस अलर्ट, आइडेंटिफिकेशन फेल, रिवर्स ट्रेसिंग शुरू। स्क्रीन पर टेक्स्ट तेजी से चमक रहा था। प्रश्न, तुम कौन हो? मैं उन शब्दों को देखता रहा। हल्की सी मुस्कान आई और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरा मॉडिफाइड फोन निकाला और उसे डेटा केबल से जोड़ दिया। मेरी उंगली वर्चुअल कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। स्क्रीन पर कोड की लाइंस झिलमिला रही थीं। सिग्नल ब्लर करो। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन। कुछ सेकंड बाद दूसरी साइट के चैनल पर एक लाइन आई, लेकिन वो मैंने नहीं लिखी थी। वो एक फेक इमरजेंसी सिग्नल था जिसे मैंने एक अनजान लोकेशन से सिम्युलेट करके भेजा था। कुछ पल बाद मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। दोनों फोन एयरप्लेन मोड में डाल दिए। अंधेरी दुनिया में शिकारी और शिकार की भूमिकाएं बदल चुकी थीं।